संभवतः पहली थी आप जिसने समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया शुरू किया। भाजपा बहुत आगे बढ़ चुकी थी सोशल मीडिया पर, सभी प्लेटफॉर्म पर उनकी बहुत अच्छी प्रेजेंस थी। ऑपोजिशन की जो पार्टियां थी, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनके खिलाफ सिर्फ दुष्प्रचार नजर आता था और एक तरफ का प्रोपोगंडा चलता था, जो प्रोपोगंडा भाजपा चलाना चाहती है। अफवाह फैलाओ और दंगा कराओ। और व्हाट्सएप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने भारत में बहुत माहौल खराब करने का काम जिसके जरिए हुआ। फेक न्यूज़, झूठी न्यूज़, दंगे भड़काने के लिए, गलत लोगों को सूचना देने के लिए, मॉब लिंचिंग्स, क्या क्या चीज़ें व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं हुई। अगर आप देखेंगे राहुल गांधी जी के वीडियोस पे जितने व्यू आते हैं, मोदी जी के उसके आसपास भी नहीं है आज की डेट। जितनी रीच आज राहुल गांधी जी की है, मोदी जी की उससे आधी रीच है। एक साल मैं सिर्फ सामाजिक मुद्दों पे, मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम्स, इन सब पे अपने पर्सनल कैपेसिटी में काम कर रही हूँ। नेचर थोड़ा ऐसा है कि मुझे लगता है कि अपने सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है। राजनीति भी तो इसीलिए कर रहे हैं ना। फैक्ट चेकिंग पर भी आपने काम किया? काफ़ी हम लोगों ने अपने स्तर पे जितना होता था, हालांकि मुझे लगता है अब जो आज के ज़माने में एक्सपर्ट्स आ गए हैं और जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आज हर कोई फैक्ट चेकर बना हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है आसम मोहम्मद कैफ और आप लोग इंकलाब हिंदी का पॉडकास्ट देख रहे हैं। पहले तो हम आपको धन्यवाद देते हैं कि पिछले कुछ समय से आपने हमारे जो भी पॉडकास्ट देखे हैं उनको जिस प्रकार से आपने सराहा है, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि हम जिस तरह की बातचीत करें वो सार्थक बातचीत हो, सकारात्मक बातचीत हो। जिस व्यक्तित्व को हम आपके बीच लेकर के आएँ उनके बारे में आपको ज़्यादा समझने जानने का अवसर मिले। आज हम जिनसे बातचीत कर रहे हैं वो एक्चुअली राजनीति में एक ऐसा उनका कैरेक्टर है कि देश जो है उन्हें इसलिए पसंद करता है क्योंकि बहुत अल्प आयु में उन्होंने बोल्डनेस से अपने बात को कहने के तरीके से, अपनी इंडिपेंडेंसी से एक आइडेंटिटी कायम की है। वो 2 राजनीतिक दलों में, इससे पहले समाजवादी पार्टी में थी, अब कांग्रेस में है और जहाँ भी रही हैं, ख़ासकर उनकी लड़ाई इसलिए जानी जाती है क्योंकि उन्होंने ख़ासकर नफ़रत फैलाने वाले तत्वों को करारा जवाब दिया है। इसी कारण से एक बार उन पर एक बहुत भयानक हमला भी हुआ, उनकी गाड़ी भी लगभग तोड़ दी गई थी और उनका जो नज़रिया है वो इसलिए भी सराहा जाता है क्योंकि डर उनके नज़दीक भी नहीं फटकता है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया की चेयरपर्सन और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक हैं। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार आपको। ठीक है आप? जी बिल्कुल। पंखुड़ी जी, बहुत आपको धन्यवाद देते हैं। हम पिछले दिनों आप 1 महीना तक आउट ऑफ इंडिया रही और आने के बाद जो है वो तुरंत आपने प्रयास करके हमें समय दिया। थैंक यू। थैंक यू, आपने बुलाया उसके लिए आपका शुक्रिया। गुड। तो आप टिपिकल दिल्ली वाली लड़की हैं? कह सकते हैं। दिल्ली से एक लंबा नाता रहा है। मैं दिल्ली में पैदा हुई, दिल्ली में परवरिश हुई, दिल्ली में पढ़ाई हुई, लेकिन उत्तर प्रदेश से भी लगातार टच रहा। दिल्ली में जन्मी हूँ, शादी उत्तर प्रदेश में हुई है, तो दिल्ली नोएडा दोनों जगह की हूँ। हाँ, और 2016 और 17 में जी संभवतः जब 2014 में नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने, जी तो उस समय जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी दूसरी, खासकर क्षेत्रीय पार्टियां, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी या कोई भी क्षेत्रीय पार्टी, कांग्रेस पार्टी का भी राष्ट्रीय पार्टी थी, लेकिन उनके बीच भी ये सवाल था। सबने ये माना देश में कि भारतीय जनता पार्टी की जो जीत है वो एक बढ़िया सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जीत है और पीआर इनका बहुत मजबूत था। सोशल मीडिया को, डिजिटल मीडिया को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने यूज़ किया, व्हाट्सएप को जिस प्रकार से इस्तेमाल किया, उस समय तो व्हाट्सएप को जिस प्रकार से इस्तेमाल किया, हज़ारों ग्रुप बने थे। जी तो उस समय अचानक से आपका नाम जो है वो उत्तर प्रदेश में इसलिए चर्चा में आया क्योंकि आपने समाजवादी पार्टी में संभवतः आप जब थे तो आपने समाजवादी पार्टी की एक सोशल मीडिया कैंपेन को लीड किया जी और एक टीम बनाई। उसके बाद आपने हर जनपद में एक टीम बनाई, लीड किया। संभवतः पहली थी आप जिसने समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया शुरू किया। जी क्यों किया था, कैसे किया था, किसका विजन था, क्या था? देखिए, जिस समय की आप बात कर रहे हैं, हाँ। सोशल मीडिया को लेकर तब बहुत कम जागरूकता थी बाकी सभी दलों में। आपने बिल्कुल सही कहा।
भाजपा बहुत आगे बढ़ चुकी थी सोशल मीडिया पर, सभी प्लेटफॉर्म पर उनकी बहुत अच्छी प्रेजेंस थी। उस समय मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता थी। लेकिन एक चीज़ हम लोग महसूस करते थे कि जब सोशल मीडिया पे चर्चा की बात आती है, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, तो ऑपोजिशन की जो पार्टियां थी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, इनके खिलाफ सिर्फ दुष्प्रचार नज़र आता था और एक तरफ का प्रोपोगंडा चलता था, जो प्रोपोगंडा भाजपा चलाना चाहती है। जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल जी को बदनाम करने के लिए करोड़ों रुपए भाजपा ने लगाए और एक लंबे समय तक लगाए, उनकी क्लिप्स को एडिट करना, वो झूठी क्लिप्स आगे फॉरवर्ड करना। उसी तरह से समाजवादी पार्टी की भी एक छवि बनाने के लिए कि महिला विरोधी पार्टी है, गुंडों की पार्टी है, इस तरह की छवि बनाने के लिए। और मैं मानती हूँ अखिलेश जी बड़ा अच्छा काम कर रहे थे उस समय। अखिलेश जी की जो सोच थी, एक प्रोग्रेसिव विजन था, जो काम उत्तर प्रदेश में वो बतौर मुख्यमंत्री कर रहे थे, वो सब काम कहीं ना कहीं दब जाते थे। जो एक प्रचार जो सपा के खिलाफ होता था, वो प्रचार इतना नेगेटिव था कि उनके अच्छे कामों की चर्चा नहीं हो पाती थी। तब क्योंकि मैं सोशल मीडिया का उपयोग करती थी, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि सोशल मीडिया पर समाजवादी पार्टी में तब मैं थी, तो समाजवादी पार्टी के लोगों का भी प्रेजेंस बढ़ना चाहिए। तो हम लोगों ने अपने स्तर पे लोगों को जोड़ना शुरू किया, यंग लोगों को ढूंढा, लड़कों को, लड़कियों को, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेशनल, पढ़े लिखे लोग जो सोशल मीडिया पर अपनी बात को कह सकते हैं। तो इस तरह से हमने ज़िलेवार टीम बनाई, हम लोगों को प्रशिक्षण भी देते थे, ट्रेनिंग भी देते थे। वो समय ऐसा था लोगों को ट्विटर भी नहीं चलाना, मतलब ट्विटर बड़ा नया था और उत्तर प्रदेश जैसी जगह में, खासकर ग्रामीण इलाकों में, दिल्ली में तो मान लीजिए लोग चला रहे थे, लेकिन ग्रामीण इलाकों में लोग नहीं जानते थे। तो उनको हम लोग बतौर मतलब बाकायदा वीडियो कॉल करके और समझाते थे कि ये ट्विटर है, इसमें ऐसे ये चौकोर होता है, इसको दबाओ, इससे रीट्वीट होता है, इस तरह से अपनी बात को लिखो, ऐसे अकाउंट बनाओ। तो ट्रेनिंग देते देते एक बहुत बड़ी टीम हम लोगों ने लगभग सभी ज़िलों में उस समय सोशल मीडिया की बनाई और आज भी बहुत सारे लोग जो समाजवादी पार्टी में हैं, कई सारे अब कांग्रेस में हैं, तो वो सब लोग सोशल मीडिया पे बेहतरीन काम अब कर रहे हैं। अब तो समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया काफ़ी एक्टिव दिखता है। जी, अब उनके लोग जो हैं वो किसी भी मुद्दे पर उसको बिल्कुल। प्रचार में ला कर के वो अपनी बात कहने में सक्षम दिखाई देते हैं। जी, अखिलेश यादव जो हैं, मैंने एक खुद भी काफ़ी, अखिलेश जी हाँ, भी काफ़ी अग्रेसिव हैं सोशल मीडिया पे। हुँ, खुद भी, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे समाजवादी पार्टी के, अब तो बहुत देखिए, अब कोई भी पार्टी हो, कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो आज के समय में सोशल मीडिया का भरपूर उपयोग नहीं कर रही है। और काउंटर नैरेटिव भी बराबर के सोशल मीडिया पे चलते हैं। मीडिया पे आपको सिर्फ आज भी भाजपा का नैरेटिव दिखता है, लेकिन सोशल मीडिया पर आपको जवाबी नैरेटिव, जितने भाजपा के झूठ हैं उनको उजागर करना, जितनी चीज़ें मीडिया के माध्यम से सामने नहीं आ रही, उतनी चीज़ें आज के टाइम पे सोशल मीडिया के माध्यम से सामने आ रही है। और सभी पार्टी के लोग, मुझे लगता है, अब सोशल मीडिया पर अपनी बात को बखूबी रख रहे हैं। इस इम्पोर्टेंस को आपने 2016-17 में समझा था। जी, और झूठ फैलाने पर भी मुझे लगता है सोशल मीडिया में कितना भी प्रयास कर लें, लेकिन अब कुछ कमी आई है। जी। पहले क्या होता था, क्योंकि रीच ही नहीं थी इतनी, तरीके ही नहीं पता थे, और व्हाट्सएप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने भारत में बहुत माहौल ख़राब करने का काम जिसके ज़रिए हुआ। फेक न्यूज़, झूठी न्यूज़, दंगे भड़काने के लिए, गलत लोगों को सूचना देने के लिए, मॉब लिंचिंग्स, क्या क्या चीज़ें व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं हुई। झूठी खबरें कि यहाँ से पलायन हो रहा है, यहाँ पर इसको मारा जा रहा है, तमाम तरह की नेगेटिव चीज़ें भाजपा ने करी। लेकिन जब से और लोग, अन्य लोग एक्टिव हुए, फैक्ट चेकर आ गए, आज कई सारे बड़े अच्छा काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट फैक्ट चेकर हैं। जैसे ही भाजपा के लोग कोई झूठ डालते हैं, तुरंत उसका आ जाता है। जैसे अभी भाजपा के लोग चाइना की एक तस्वीर चला रहे थे जिसमें दिख रहा था कि आसमान में वेलकम मोदी जी लिखा हुआ है, तो 2 मिनट में उसका फैक्ट चेक आ गया कि ये एडिटेड एआई से बनाई हुई इमेज है। तो तुरंत अब आज के ज़माने में सामने से भी फैक्ट चेक के माध्यम से हर झूठ को ध्वस्त कर दिया जाता है। लेकिन वो ज़माना ऐसा था जब एक तरफा ही झूठ चलते थे और कोई कुछ नहीं कर पाता। फैक्ट चेकिंग पर भी आपने काम किया? काफ़ी हम लोगों ने अपने स्तर पे जितना होता था, हालांकि मुझे लगता है अब जो आज के ज़माने में एक्सपर्ट्स आ गए हैं और जो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, आज हर कोई फैक्ट चेकर बना हुआ है, तो अब चीज़ें आसान ग्रोक हो भी गई हैं। एक ऐसा ये फैक्ट चेकर है कि वो जिसने सबसे ज़्यादा उसी को बिल्कुल। उसने बहुत एजेंडा ध्वस्त किया है। उसने बड़ा नाक में दम कर रखा है भाजपा के लोगों के। क्योंकि क्या है कि
जब कहते हैं ना एक झूठ को जितनी बार बोलते हैं तो वो सच लगने लगता है। तो भाजपा ने कुछ झूठ इतनी बार बोले, चाहे वो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में हो, चाहे कांग्रेस के इतिहास के बारे में हो, चाहे राहुल जी के बारे में हो, बहुत झूठ फैलाए। और बहुत बड़ा तबका जनता का, क्योंकि हर कोई तो इतिहास नहीं पढ़ सकता, हमारे स्कूल वगैरह में भी जो एक लिमिटेड ही हम लोगों को नॉलेज दी जाती है, चाहे वो कॉन्स्टिट्यूशन की हो, चाहे वो हिस्ट्री की हो, तो एक बहुत गलत एजेंडा जो था भाजपा फैला पाई, बहुत गलत बातें, गलत प्रचार फैला पाई, और लोग विश्वास करने लगे अच्छा ऐसा होता था, अच्छा मुसलमानों के लिए ये ऐसा करते थे, अच्छा मनमोहन जी ने ये बात कही थी। लेकिन जब ये एआई और ये सब टूल्स और ग्रॉक आया, 1 मिनट में आप ग्रॉक में डालिए, पता लग जाता है कि भाजपा जो बोल रही है झूठ बोल रही है। तो ऐसा लग रहा है जब से ये ऐसे ऐसे नए नए फैक्ट चेकर आए हैं, जी ताऊ जी, हाँ जो जी सही बात बता देते हैं, बिल्कुल तो तब से भारतीय जनता पार्टी जो है वो नया, बैकफुट पे है। हाँ, नया एजेंडा लाने में जी और नया झूठ फैलाने में खुद को कमज़ोर महसूस कर रही है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि कमज़ोर महसूस कर रही है। हालांकि अभी भी भाजपा का जो एक तरीका है कि ये नया नहीं है, सोशल मीडिया से भी पुराना तरीका है। क्योंकि मैं इतिहास की स्टूडेंट रही हूँ, मैंने हिस्ट्री में ग्रेजुएशन करा है, मैंने पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा है। हम ये पढ़ा करते थे कि आरएसएस कैसे काम करता है, कि इनकी र्यूमर एंड राइट मशीनरी होती है, ओके। कि अफवाह फैलाओ और दंगा कराओ। अफवाह क्या फैलाई कि मंदिर में किसी ने कोई चीज़ फेंक दी है, लोग एकदम भड़क गए, लोगों की भावनाएं आहत हो गई, वहाँ दंगा होने लगा, लोगों ने देखा नहीं कि सच में कुछ हुआ है नहीं हुआ। तो पहले से ये लोग गलत तरह की चीज़ें फैलाते थे, जो इनके शिशु मंदिर और तमाम जो इनके स्कूल रहते हैं। मैं कई लोगों को जानती हूँ जिन्होंने मुझे ये बताया कि जब हम आरएसएस के स्कूलों में पढ़ते थे, हमें बड़ा गलत इतिहास पढ़ाया जाता था। हमें हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में बड़ी गलत चीज़ें बताई जाती थी, नेहरू जी के बारे में उल्टी सीधी कहानियाँ बताई जाती थी। और जब हम स्कूल से बाहर निकले, हम कॉलेज गए, हमने इतिहास पढ़ा, हमें पता लगा कि जो हम सुन रहे थे सब झूठ था। तो इनके पास बड़े सारे माध्यम हैं, और आज से ये काम नहीं चल रहा, ये लंबा, इसको मतलब एक सेंचुरी इसको हो चुकी है। ये स्वतंत्रता के पहले से ये काम चल रहा है कि जब तमाम तरह के झूठ ये लोग फैलाते थे, सोशल मीडिया से इनको एक नया माध्यम मिल गया उन झूठों को और तेज़ी से फैलाने का। लेकिन फैक्ट चेकर्स के आने के बाद, एआई टेक्नोलॉजी आने के बाद, आज इनके जो झूठ हैं वो बड़ी आसानी से बेनकाब हो रहे हैं, और लोगों में एक नई जागरूकता आ रही है। लोग भी समझ रहे हैं कि जो हम इतने सालों से सुन रहे थे वो सत्य नहीं था। तो ये फैक्ट चेक, एआई और ये ग्रोक, ये तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। 6 महीने से हम मान सकते हैं कि हाँ जी 6 महीने में इन्होंने ये चेंज आया है। लेकिन अगर हम लोग जो है इसे थोड़ा ब्रॉडली समझें तो 2016 और 17 में जी विभिन्न, जब आपने शुरू किया तो आपके पास में ये टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, ना ग्रोक बिल्कुल। थी, ना एआई थी। जी लेकिन उस समय ये आइडिया ज़रूर था कि आपको इनको लड़ना है मैनुअली। हाँ जी तब तो अब मैनुअली लड़ाई थी ना, जी जी मैन टू मैन मार्किंग थी, बिल्कुल मैनुअली लड़ाई थी। जी अब तो आसान हुआ है, हाँ जी इसलिए आसान हुआ है क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई है जी और प्रोपेगेंडा ध्वस्त किया जा रहा है। जी लेकिन तब आपके पास ना टीम थी, जी ना आपके पास विजन था, ना आपके पास कंटेंट था, ना आपके पास में फैक्ट चेकर थे। जी उस समय तो कठिन था सब कुछ। कठिन था, काफ़ी कठिन था। जैसे कि अगर एग्जाम्पल लिया जाए, कोई खबर आई कि फ़लाने ज़िले में ये चीज़ हो गई, जैसे आपको अगर ध्यान होगा जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आए दिन इस तरह का एक प्रोपेगेंडा चलता था कि फ़लानी जगह से पलायन हो गया, वहाँ पे हिंदू पलायन कर, कैराना पलायन, कैराना में हुआ, तमाम जगह से इस तरह के कि ये घर बिकाऊ है के पोस्टर लग गए हैं, ये हो गया है। तो हम लोग उस समय क्या करते थे, जो हमारे लोग रहते थे, हमारे कार्यकर्ता, हमारे टीम के लोग होते थे, उनको हम भेजते थे कि पता कराओ क्या मामला हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें होती थी, यहाँ पे ये लड़की छेड़ दी, इसकी वजह से ये हो गया। तो फिर हमारे लोग वहाँ जाते थे, उन चीज़ों का पता करते थे, फिर हम तक इन्फॉर्मेशन आती थी, फिर उस इन्फॉर्मेशन को लेकर हम लोग सोशल मीडिया पर उस इन्फॉर्मेशन को डालते थे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। जैसे मॉब लिंचिंग्स हुई, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, अलग अलग जगह पे मॉब लिंचिंग्स शुरू हुई। पश्चिम उत्तर प्रदेश में हमने देखा, राजस्थान के एक बड़े क्षेत्र में, हरियाणा में हम लोगों ने देखा कि गाय के नाम पे मॉब लिंचिंग होने लगी, कि ये व्यक्ति गौमांस लेके जा रहा था, इसको लोगों ने मार दिया। लेकिन फिर जब हम लोग बात करते थे लोगों से, वहाँ के लोकल लोगों के माध्यम से सूचना वहाँ से आती थी, तो पता लगता था कि कोई किसान था जो गाय खरीद के ला रहा था,
कोई किसान था जो गाय बेचने जा रहा था, कोई डॉक्टर के पास अपनी गाय को ले जा रहा था, कोई अपनी भैंस को ले जा रहा था, लेकिन गौमांस का मुद्दा बना के उन लोगों की हत्या कर दी गई। लेकिन मीडिया भी एक ही नैरेटिव जो भाजपा के लोग चलाते थे कि वो प्रतिबंधित मांस था, इस तरह का नैरेटिव चलाते थे, वही मीडिया में दिखता था। लोगों की क्या गलती है, लोग तो वही जान रहे हैं, वही देख रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से जब हमें सही जानकारी हमें भी जुटानी पड़ती थी, हम जुटाते थे और फिर सोशल मीडिया पर डालते थे कि नहीं फैक्ट ये नहीं ये है। तो काम ज़्यादा मुश्किल था। अगर मीडिया अपना काम कर रही होती तो ये काम इतना मुश्किल नहीं रहता, लेकिन मीडिया बहुत लंबा समय हो गया है, 1 दशक हो गया है जब से कि मीडिया अपना काम नहीं कर रही है। तो इस तरह से हम लोग फैक्ट चेक किया करते थे। जैसे आप इतिहास की बातों में जो झूठ ये लोग बताते हैं, आजकल तो सीधा एआई पे पता लग जाता है। उस समय हम लोग इतिहासकार जो होते थे कि कोई प्रोफेसर है उनसे पता किया, कोई किताब पढ़ी, इस तरह से हम लोग फैक्ट्स निकालते थे। तो मेहनत ज़्यादा लगती थी, आज काम आसान हो गया। गूगल करने से भी आपको नहीं उतना वो होता था, जी, लेकिन चूंकि ग्रोक और एआई का जो यूज़ है वो सारी चीज़ें आसान हो निकाल गया, कर सबको देता ढूंढ के है। एक हाँ, जगह पे। काम आपका जी आसान कर दिया। अच्छा, ये जैसे आप सोशल मीडिया के चेयरपर्सन हैं, तो आप यूपी की चेयरपर्सन, जी तो ये 1 मिलियन जो सब्सक्राइबर हुए हैं अभी यूपी कांग्रेस की जी आपके नेतृत्व में हुए हैं। जी। हाँ जी, चलिए बधाई आपको। धन्यवाद। तो सोशल मीडिया कुछ जिंदा दिख रहा है कांग्रेस का भी। देखिए, जिंदा दिख रहा है, जिंदा दिख नहीं रहा, जिंदा है। लड़ रहे हैं, बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं, और ये आसान नहीं था। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास जो रिसोर्सेज हैं, जो पैसा है, जो मैन पावर है, हमारे पास उसके कंपैरिजन में कुछ नहीं है। लेकिन उतने लिमिटेड संसाधनों में कांग्रेस पार्टी के लोग अपनी बात को रख पा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के झूठों से लड़ पा रहे हैं। क्योंकि हम सिर्फ बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, हम बीजेपी से लड़ रहे हैं, हम उनके मनी पावर से, उनके पैसे की ताकत, धन बल से लड़ रहे हैं। हम एक मीडिया से लड़ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज्ड मीडिया से लड़ रहे हैं, जो भाजपा के झूठों को एम्पलीफाई करता है। तो बड़ी ताकत हम लोगों को लगानी पड़ती है, लेकिन बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे लोग हैं जो इस काम में डटे हुए हैं कि हम भाजपा के गलत नैरेटिव को जीतने नहीं देंगे, और दिन रात वो मेहनत करते हैं। और उसी के बदौलत आज सभी ऑपोजिशन पार्टीज़ का अगर आप देखेंगे, कांग्रेस की अगर खासकर मैं बात करूं, कांग्रेस के अगर आप देखेंगे राहुल गांधी जी के वीडियोस पे जितने व्यू आते हैं, मोदी जी के उसके आसपास भी नहीं है आज की डेट में। जितनी रीच आज राहुल गांधी जी की है, मोदी जी की उससे आधी रीच है। उसका कारण ये है कि आज लोग कांग्रेस के प्लेटफॉर्म्स पे आके, राहुल गांधी जी के प्लेटफॉर्म पे आके जानना चाहते हैं कि सच क्या है। क्योंकि वो जानते हैं कि जो मीडिया दिखा रही है वो सच नहीं है, लेकिन शायद जो कांग्रेस के पेज पे, कांग्रेस के हैंडल पे, यूट्यूब पे दिखाया जाएगा वो बात सच है। तो इसीलिए हम लोगों की ताकत लगातार बढ़ रही है। लेकिन जब ईवीएम खुलती है तो नतीजे तो इस तरह के नहीं आते। देखिए, जहाँ तक ईवीएम की बात है, वोट चोरी का मुद्दा हम लोग देख रहे हैं कितना बड़ा हो चुका है। मैं अगर आपको पर्सनल लेवल पे बताऊं, मुझे बहुत लंबे समय से ये शक था कि ईवीएम में गड़बड़ है, वोट चोरी भी होती है। क्योंकि जब हम लोग धरातल पे जाते हैं, जब हम लोगों से बात करते हैं, आज से नहीं लंबे समय से लोगों का ये कहना था कि हम वोट कहीं डालते हैं, वोट कहीं जाता है, या फिर कि माहौल तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, लेकिन उसके बाद भी भाजपा जीत गई। तो शक तो लोगों को लंबे समय से था, लेकिन जो तथ्यों के साथ जो राहुल गांधी जी ने बातें सामने रखी, जो प्रूफ का प्रूफ, पूरा डेटा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का छाट के सामने रख दिया, इतने फर्जी वोटर, इतने दोहरे वोटर, इतने लोग इनके नाम कटे, ये आदमी 4 जगह है, एक घर में 100 लोग, जो जिस तरह से उन्होंने एक एक फैक्ट रखा है, आज देश ही नहीं दुनिया जान गई है कि भारत में किस तरह से वोट चोरी हुई है। और पूरी दुनिया में आप दूसरे देशों के अगर न्यूज़पेपर देखेंगे, उनके टीवी चैनल देखेंगे, सब जगह ये बात हो रही है कि किस तरह से बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने मिलके इंडिया का जो चुनाव है उसे कॉम्प्रोमाइज़ किया। यहाँ के चुनाव फेयर नहीं रहे हैं, जो कि हमारी बहुत बड़ी ताकत थी। भारत के लिए कहा जाता था इतना बड़ा देश, इतनी जनसंख्या, और उसके बाद भी निष्पक्ष चुनाव होते हैं, लेकिन उस ताकत को पूरी तरह ख़त्म कर दिया चुनाव को कॉम्प्रोमाइज़ करके। और आज देश का बच्चा बच्चा जान गया है कि किस तरह से बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के लोग यहाँ वोट चोरी कर रहे हैं। चुनाव आयोग देश की गवर्निंग बॉडी है, जी और आप लोग गवर्निंग बॉडी पर इतना सवाल जी खड़ा कर रहे हैं, तो इससे एक अविश्वास पैदा होगा, और वो अविश्वास जो है वो कमज़ोर करेगा।
तो आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन पर इतने खुले तौर पर सवाल खड़े करना उचित है? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। अविश्वास की जो आप बात कर रहे हैं, भारत की जनता में, खासकर अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे, पहले से ही इस पूरी चुनावी प्रक्रिया पे विश्वास लोगों का बहुत कम हो चुका है। जब तक राहुल जी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी थी, ये तथ्य सामने नहीं आए थे, मैं आपको उससे भी पहले की बात बता रही हूँ। मैं आपको 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात बता रही हूँ कि मुझे लोग मिले जिन्होंने कहा कि हमारा बूथ ऐसा है जहाँ पर सारे मतदाता इस प्रकार के हैं जो बीजेपी को वोट नहीं देते, लेकिन जब वोट खुला तो हमारे यहाँ से बीजेपी जीत गई। और आपस में जब हम बात कर रहे हैं, हर कोई ये कह रहा है कि हमने तो बीजेपी को वोट नहीं डाला। जब मैं ग्रामीण क्षेत्रों में जाती थी, क्योंकि मैं पार्टी की कई बार स्टार प्रचारक रही, कई बार और लोगों के लिए हम प्रचार करने जाते थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश में मैं आपको बता रही हूँ, मुझे महिलाओं ने रोक के, जो गांव देहात की महिलाएं होती है, रोक कर बोला कि बेटी बात सुन, कि वोट तो हम डाल देंगे, लेकिन गारंटी क्या है कि जहाँ डालेंगे वहाँ जा रहा है। मुझे महिलाओं ने रोक कर ये बात कही कि हम वोट तो गिरते हैं साइकिल पे या हाथ पे, जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भाषा बोली जाती है, और जाता है फूल पे। मतलब लोगों के मन में ये सवाल लंबे समय से है, क्योंकि जब शहरों में नहीं पता लगता, लेकिन जब आप किसी ग्रामीण क्षेत्र में, आप एक गांव में होते हैं, उस गांव का एक बूथ होता है, सबको पता होता है कि किस घर के लोग किसको वोट डालते हैं, पता होता है। हर व्यक्ति को पता होता है मेरे घर में ये 4 लोग हैं, ये किस पार्टी के वोटर हैं। नजरिए से पता चल जाता है जब आइडिया बातचीत लग जाता करते है हैं ना, बात करते हैं हम आपस में। हम लोग भी कहीं ना कहीं, जब जो भी लोग गांव से जुड़े हुए हैं वो लोग जानते होंगे। शहर में तो नहीं पता लगता, शहर में आपके आपस में इतनी बातचीत नहीं होती अगर आप दिल्ली में है, नोएडा में है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में सबको पता होता है, अच्छा ये परिवार ये भाजपा को देता है, ये परिवार ये बसपा का है, सबको पता होता है। लेकिन जब वोट खुलता है और एक तरफा बीजेपी का वोट खुलता है ऐसे गाँव में जहाँ पे वोटर सिर्फ बसपा और सपा का है, या जहाँ सिर्फ वोटर सपा और कांग्रेस का है, तो लोगों के मन में शंका तो उठती है। लेकिन उसको कहीं ना कहीं उसके लिए भाजपा के पास जवाब तैयार होते हैं। जैसे एक समय इन लोगों ने ये कहा कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान भी, उसके बाद जब ये लोग जीते, कि मुस्लिम महिलाओं ने भाजपा को वोट दिया है, कि मुस्लिम महिलाओं ने ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे वोट दिया। मैंने कई मुस्लिम महिलाओं से बात करी, अलग अलग जगह, कभी गई, पूछा, मैंने पूछा ऐसा कुछ मुद्दा था? तो लोगों ने कसमें खाकर उन्होंने बोला कि हम क्या अपने परिवार के आदमियों के खिलाफ, पुरुषों के खिलाफ हम इतने बेवकूफ़ तो नहीं है कि वोट डाल देंगे जाकर, इतनी तो समझदारी हम में है। कभी ये जब ये लोकसभा का चुनाव जीत गए तो उन्होंने कहा पुलवामा के नाम पे जीत गए, कि पुलवामा हुआ इसलिए जीत गए। तो इनके पास हर बार कोई ना कोई जवाब रहता था कि हमने ये मास्टर स्ट्रोक किया था इसलिए हम जीत गए। लेकिन मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एक था, जो चुनाव में गड़बड़ी हो रही थी। वही कॉन्फिडेंस कि हम 300 ही लाएंगे, हम इतनी ही लाएंगे, हम उतनी ही लाएंगे। अभी भी राहुल गांधी जी का जो बिहार की वोट अधिकार यात्रा है, उसमें कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं जिसमें लिखते हैं कुछ भी कर लो जीतेंगे तो अभी। ये तो है, ये क्या थ्योरी है? ये है कहीं एक तबका। देखिए भारतीय जनता पार्टी के क्या है कि जो लोग हैं हाँ, वो बाय नेचर लोकतांत्रिक नहीं है। कुछ जो उनके सपोर्टर हैं, 1%, वो ये मानते हैं चाहे गलत तरह से जीतें, चाहे चुनाव हम लोग गड़बड़ी करके जीतें, चाहे हम ईवीएम में हेर फेर करके जीतें, लेकिन हमें जीतना है। हमें कोई, वो कहते हैं ना, कुछ भी कर लो, पेट्रोल चाहे 200 रुपये भी हो जाए तो भी हम बीजेपी को ही चाहते हैं। उनके अपने अलग एजेंडा है। क्यों? मतलब एक खास कम्युनिटी से हेट में करते हैं, नफरत में करते हैं, क्या कारण है? नफरत बहुत हावी हो गई है, और ये सिर्फ मतलब पॉलिटिक्स में नहीं है, समाज में हम देख रहे हैं। एक चीज़ जो मुझे लगता था कि जब हम छोटे थे, हमने शायद कभी सोचा नहीं था कि एक समय ऐसा आएगा जहाँ आदमी का, किसी भी व्यक्ति का प्राइम मोटिवेशन हेटरेड हो जाएगा किसी को वोट डालने का। ओके, वो सीरियस? आप सोचिए ना, जब हम छोटे थे हमें क्या लगता था कि हमारे मुद्दे क्या हैं, कि डेवलपमेंट होना चाहिए, रोज़गार होना चाहिए, जैसे विदेशों में जिस तरह की तरक्की हो रही है हमारे देश में भी होनी चाहिए, वैसी टेक्नोलॉजी हमारे देश में, ऐसी चीज़ें हम सोचते थे जब हम छोटे थे। ऐसी चीज़ों पे चर्चा होती थी कि अरे इकॉनमी का बड़ा नुकसान हो गया, नौकरियां नहीं हैं, या ये है, जो भी इस तरह के, महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा होता था।
प्याज के दाम बहुत बढ़ गए, सरकारें गिर जाती थी प्याज के दाम पे। ये सब आज देखिए, आज क्या प्याज का दाम है, आज क्या टमाटर, आज क्या दालों के दाम है। आम आदमी, एक मिडिल क्लास आदमी फल नहीं खिला सकता अपने बच्चों को। जो फल नहीं खिला पा रहा, जो अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पा रहा, जो जिसके घर में 4 में से 3 लोगों के पास नौकरी नहीं है, आपको लगता है कि वो लोग भाजपा को क्यों वोट दे रहे हैं? तो एक तरफ तो वोट चोरी का मुद्दा है, और एक तबका ऐसा है जिनको इतना ज़्यादा नफरत उनके दिमाग में घुसा दी गई है कि वो कहते हैं हमारा कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन हम भाजपा को वोट देंगे क्योंकि हम एक कम्युनिटी से नफरत करते हैं। तो ये जो इतना बोल्ड होके आप बोल लेती हैं, मुखर होके बोल लेती हैं, यही कारण था कि अलीगढ़ में आपकी गाड़ी को तोड़ तोड़ दिया गया, आप पर जानलेवा हमला हुआ, आपको खुद मॉब लिंच करने का प्रयास हुआ क्या था? क्या कहा था, क्यों गई थी अलीगढ़? देखिए, मेरी एक थोड़ी समस्या रही है, पता नहीं राजनीति में देखा जाए बहुत अच्छा गुण नहीं है, लेकिन जहाँ पर भी मुझे लगता है कि कुछ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हो रही है और मेरे सामने हो रही है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। जब मॉब लिंचिंग की घटनाएं होनी शुरू हुई, राजनीतिक दल भी कह रहे थे, बात कर रहे थे, लेकिन मेरा ये मानना था कि ये पर्याप्त नहीं है। जिस तरह से इसके विरुद्ध लड़ाई लड़नी चाहिए वो नहीं लड़ी जा रही। तो हमने पर्सनल लेवल पे भी उस पर बहुत काम किया, प्रयास किए कि मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून आए, बाद में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस आई, लेकिन तमाम जो ऐसी चीज़ें होती रहीं। एक और चीज़ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आने के बाद हुई, और वो था फेक इनकाउंटर, कस्टोडियल डेथ। किसी भी व्यक्ति को उसकी हत्या हो जाती है और बाद में कह दिया जाता है अपराधी था। अभी भी हाल ही में उत्तर प्रदेश में अभी भी पिछले 1-2 दिनों में भी ऐसी घटनाएं आई हैं कि किसी को उठा के पुलिस ले गई, जेल में बंद करा, और उसके बाद कि इसने जेल में फांसी लगा ली, ये जेल में खुद मर गया। कस्टोडियल डेथ जो होती है, या किसी को भी मार दिया और फिर उसके बाद एक्सप्लेनेशन दिया। अलीगढ़ की जो आप बात कर रहे हैं 2018 की, पहला मुद्दा नहीं था, मैं बहुत जगह पर गई ऐसे मुद्दों को लेकर। मैं भदोही गई, मैं तमाम जगह पे गई, मैं हाथरस भी गई, बहुत जगह में गई जहाँ पर इस तरह की घटनाएं हुई थी। अलीगढ़ में उस समय मुद्दा ये था कि 2 नौजवान लड़के थे मुस्लिम कम्युनिटी के, जिनका इनकाउंटर हुआ था, और इनकाउंटर के बाद ये कहा गया कि एक मंदिर में पुजारी की हत्या हुई थी, उसके हत्यारे ये 2 लोग थे, इसलिए इनका इनकाउंटर कर रहे हैं। लेकिन जो पुजारी का परिवार था वो खुद ये बात कह रहा था, नहीं इन लड़कों ने कुछ नहीं करा, पुलिस ने इन लड़कों को गलत मारा है, पुजारी को किसी और ने, पुजारी ने हत्या करी, ये 2 लड़के तो ऐसे ही मार दिए। तो उनका आपराधिक इतिहास था लड़कों का? कोई इतिहास नहीं था। 19-20 साल के लड़के थे और कारीगरी का काम करते थे, कोई आगे पीछे कोई इतिहास नहीं था। एक दिन पुलिस उठा के ले जाती है, कहती है कि हमारे शिकंजे से निकल के भाग रहे थे, हमने इनको गोली मार दी। तो अलीगढ़ के कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि इस तरह का मामला, वो लोग जानते थे कि मैं इन सब मुद्दों को उठाती हूँ। उनका, उस समय आप समाजवादी पार्टी में थी? मैं समाजवादी पार्टी छोड़ चुकी थी, कांग्रेस में थी? कांग्रेस में भी नहीं थी। 1 साल मैं सिर्फ सामाजिक मुद्दों पे, मॉब लिंचिंग और हेट क्राइम्स, इन सब पे अपने पर्सनल कैपेसिटी में काम कर रही थी। ठीक है। तो तब मुझे कुछ लोगों ने, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे जो मुझे जानते थे, उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ ऐसा मुद्दा हुआ है, 2 लड़कों को मार दिया है और उनके जो परिवार के लोग हैं उनको बंधक बना के रखा हुआ है, महिलाएं हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आती हूँ। जब मैं वहाँ पहुँची, पुलिस को पहले से ही सूचना थी, मुझे रास्ते में पुलिस के लोग दिख रहे थे, और जब मैं उस जगह पे पहुँचती हूँ, अतरौली की ये घटना है अलीगढ़ की, जब हमारी गाड़ियाँ जा रही थी, गली से हम देख रहे थे कि लोग झुंड में निकल रहे थे, लड़के भगवा गमछा डाल के और इस तरह से। और जब हम वहाँ पहुँचे, जो परिवार था, मैंने उनका दरवाज़ा खटखटाया, 1-2 महिलाएं आईं, मैंने फेसबुक की लाइव पे करके उनसे बात करने का प्रयास किया। जो उन दोनों जो लोगों की, उनकी जो विधवा थी और उनके घर की और महिलाएं थी, बहुत डरी हुई थी, क्योंकि उन लोगों को एक तरह से बंधक बना के रखा गया था। वो मीडिया से नहीं बात कर सकते थे, वो किसी से। तो उनसे मेरी जैसी बात मैं उनसे करने लगी, तो वो सारे जो लोग थे उन्होंने मुझे घेर लिया, जो बजरंग दल के लोग थे। मेरे साथ 3-4 और लोग थे मेरी टीम के, हम लोगों को घेर लिया और बोला आप यहाँ पे क्या करने आए हो? तो हमने कहा हम इनसे बात करने आए हैं। बहुत अच्छे से हमने उनसे बात करी, हमने कहा हम इनकी बात सुनने आए हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप इनसे बात नहीं कर सकते। तो हमने कहा क्यों नहीं कर सकते?
बस इतनी बात पे उन्होंने हमारे साथ के लोगों को मारना शुरू कर दिया। मारपीट करने लगे? मारपीट करने लगी, एक एक आदमी के ऊपर 10 से 20 लोग उनको मार रहे थे। पूरी टीम? मुझे किसी तरह से मैं गाड़ी तक पहुंची। जैसे ही मैं गाड़ी में पहुंची तो मेरी गाड़ी पे बड़े बड़े पत्थर और ईंट उन लोगों ने फेंकना शुरू कर दिया। मेरी गाड़ी पूरी तरह से टूट गई। मैं वहाँ से निकली तो मेरे पीछे भीड़ दौड़ी। कोई एक दो वहाँ के कुछ लोग थे जो मुझे किसी तरह से वहाँ से निकाल के ले गए, और पुलिस वहाँ पे खड़ी थी, पुलिस के लोग वहाँ खड़े थे। मैं चिल्ला रही थी लेकिन पुलिस के लोग वीडियो बना रहे थे और उन लोगों से बातचीत कर रहे थे। इतना सब कुछ हुआ? गुंडे आ गए, गाड़ी में आपको घेर लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप अलीगढ़ में जो है वो जी। 2 लोगों के एनकाउंटर में मौत हो गई, उनका क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं था, जान बात बचा के करने भागे गए आप, गाड़ी तोड़ दी आपकी, पत्थर जी। मारे गाड़ी पे, जान बचा के भागे आप। जी। क्या था ये ना? फिर जान कैसे बची? ये सच्चाई है आज के भारत की कि इतनी बड़ी घटनाएं हो जाती है और आप मानेंगे उस मुद्दे पे, उस इंसिडेंट पे आज तक एफआईआर भी नहीं हुई। आज तक एफआईआर नहीं हुई? आज तक एफआईआर नहीं हुई। ट्राई किया ना आपने मुकदमा दर्ज कराने की? लोकल पुलिस ने नहीं एफआईआर करी, डीजीपी को लिखा गया, मैंने लखनऊ में जाके बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सभी अधिकारियों से रिक्वेस्ट करी, लेकिन उस मुद्दे पे क्योंकि वो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुद्दा था, उन लोगों का फेक इनकाउंटर हुआ था, वहाँ का पुलिस प्रशासन उसमें इन्वॉल्व था, तो इसलिए उस पर एफआईआर तक नहीं हुई। यानी आप पर जो हमला हुआ उसकी भी एफआईआर? उसकी एफआईआर नहीं हुई। मेरे पे जो हमला हुआ, जो कि वीडियो जिसकी रिकॉर्डिंग है, जो सारे नेशनल न्यूज़ चैनल्स पे चला, उसकी वीडियो थी, उसके बाद भी उस पर एफआईआर नहीं हुई। वो जो आपकी गाड़ी थी जी। उसको ठीक कराने में आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया या वो खुद ही ठीक करानी नहीं, पड़ी? कहाँ ऐसे चीज़ों में कहाँ इंश्योरेंस क्लेम मिलता है। और एक नहीं, हमारी 3 गाड़ियाँ तोड़ी थी। 3 गाड़ियाँ तोड़ दी थी? 3 गाड़ियाँ तोड़ी, वो तो चलिए अलग बात है। जो लोगों को चोटें आई, हमारे एक साथी थे, उनका सर फट गया, बहुत लोगों को चोटें आई, खून निकला बहुत। और जो उसका जो मेंटल ट्रॉमा होता है, जब आप मौत के मुंह से बाहर निकलते हैं कि आपको एक पल ऐसा लग रहा है कि आज आप नहीं बचेंगे। जब मेरी गाड़ी वापस आई है, जब मैंने कुछ टाइम बाद देखा, जब वो सर्विसिंग पे गई, उसमें लोहे के रॉड घुसाए हुए थे अंदर, लोहे के नोकीले रॉड गाड़ी में मारे गए जिस समय मैं गाड़ी में बैठी थी। तो इतना भयंकर वो हमला था जिस पे कभी कोई कार्रवाई मतलब आपकी बॉडी हार्म हुई थी? मुझे पर्सनली कोई चोट नहीं लगी, थोड़ा बहुत कांच के टुकड़े वगैरह लगे थे, लेकिन मेरे साथ के जो लोग थे जिनको वो मार रहे थे, उन लोगों को ज़्यादा चोट लगी। आपके साथ वालों को? जी। ओके, काफ़ी गंभीर बात हो गई है। और शायद हो सकता है आप लोग अदालत में क्यों नहीं गई? मतलब आपको कोर्ट में जाना चाहिए था मुकदमा दर्ज कराने के लिए। उस समय काफ़ी समय तक हम लोग प्रयास करते रहे कि एफआईआर हो जाए। मैं अगर सही बताऊं, पहली बार जीवन में एक ऐसा समय आया, मुझे लोग कहते थे डरा करो, डरना चाहिए। डर मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मैं बहुत सदमे में रही, क्योंकि उसके बाद भी मुझे ऐसी सूचना मिलती थी कि जिन लोगों ने हमला किया है वो और हमला करना चाहते हैं। मुझे कई बार ऐसा पता लगा कि मेरे घर के आसपास दिल्ली में बजरंग दल के ही उनसे जुड़े लोग भी कुछ आ रहे थे, जा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा एक मानसिक तौर पे बहुत डिस्टर्बिंग एक समय था मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, क्योंकि मेरे परिवार ने वो घटना टीवी पे देखी थी। उनको पता भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि फ़ोन वगैरह सब इधर उधर हो गए थे। वीडियो आई, आज तक पे चल रही है और चैनल्स पे चल रही है, तब जाके परिवार को, रिश्तेदारों को, सब लोगों को पता लगा कि ऐसी कोई घटना हो गई है। तो काफ़ी समय, काफ़ी सदमा उस चीज़ का मुझे रहा। एक ही बेटी हैं आप अपने पेरेंट की? एक भाई है मेरा छोटा, वो भी उस समय बॉम्बे में था, उसने भी न्यूज़ में देखा। सभी, मैं कह रही हूँ, सभी परिवार, मेरे रिश्तेदार हैं जो विदेश में रहते हैं, सभी लोगों ने न्यूज़ में देखा कि ऐसा कोई हमला हो गया है। और काफ़ी दिनों तक उसके बाद माहौल घर में भी ऐसा था कि अब तुम कहीं नहीं जाओगी, अब बैठो घर में, बहुत हो गया। अच्छा, क्योंकि ये किसने कहा? मम्मी ने, पापा ने? सभी लोग, सभी डरे हुए थे, सब पूरा परिवार, सबका कहना था कि हमने तुम्हें कभी नहीं रोका, तुम राजनीति में जो करना चाहती हो, ऐसे लोगों के जो इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं, किसी को मार दिया पुलिस कस्टडी में, मॉब लिंचिंग में, कस्टोडियल किलिंग में, तुम सब जगह जाती हो, तुम्हारे पास कोई सुरक्षा नहीं है। तब मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी जो लोग ये आप पे हमला कर रहे थे, क्या वो ये बात जानते थे कि आप पंखुड़ी पाठक हैं? जानते थे, वो भी जानते थे, पुलिस प्रशासन भी जानता था, सब जानते थे। मरने दिया कि यार होना दो? नहीं, शायद इसीलिए जान से नहीं मारा। मैं ये मानती हूँ, मेरी जगह कोई और होता तो उसको जान से मार देते। शायद मुझे जान से मारते तो ज़्यादा बड़ा विवाद हो जाता,
इसलिए मुझे जान से नहीं मारा। लेकिन डराया सिर्फ। जो एक फियर साइकोसिस होता है कि इतना डरा दो कि आदमी की हिम्मत टूट जाए, और ये इस सरकार में लंबे समय से हो रहा है। कोई पत्रकार है, अगर वो आवाज़ उठा रहा है, उस पर इतनी एफआईआर कर दो, उसको इतना प्रताड़ित कर दो कि उसकी हिम्मत टूट जाए। कोई एक्टिविस्ट है तो उसको इतना डरा दो, उस पर इतने हमले कर दो। तो ये एक इन लोगों की, इनका सोचा समझा तरीका है कि आदमी की हिम्मत टूट जाए, उसके परिवार के लोग कहें कि अब तुम ये काम मत करो। कई सारे पत्रकार बताते हैं ना कि ऐसी धमकियां आती हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। महिलाओं को देखिए ना, सोशल मीडिया पर अगर कोई महिला अपनी बात रख रही है और वो भाजपा के खिलाफ है तो उसको बलात्कार की धमकी आएगी। मुझे आ चुकी हैं बहुत सारी, डेथ थ्रेट आएंगे, जान से मार देंगे, तुम्हारे साथ ये कर देंगे, और सालों से हो रहा है। आप कहती नहीं मैं दिल्ली की लड़की हूँ, तुम्हारे पाप से नहीं डरती? नहीं, डरे नहीं। मुझे लगता है दिल्ली की लड़की होने का भी एक कहीं ना कहीं जो फ्रीडम रहा, जो हिम्मत मिली, एक जो हम लोगों की अपब्रिंगिंग रही उससे, तो वो उसमें एक फैक्टर है। लेकिन चाहे आप डरते नहीं हैं, आपके आसपास के लोग तो कंसर्न होते हैं। गुड। और आपकी पढ़ाई लिखाई डीपीएस से हुई? जी, दिल्ली में डीपीएस से। उसके बाद आपका कॉलेज था हंसराज कॉलेज? जी हंसराज कॉलेज की हैं आप? जी। ये दिल्ली की जो लड़कियां होती हैं, हंसराज जी। कॉलेज, मिरिंडा हाउस, एलएसआर, जी। हमारे पड़ोस में एलएसआर है, हाँ जी। यहाँ से 500 मीटर है। जी। सांसद जो हैं एक रासन, वो यहीं से पढ़ी है। जी। तो ये दिल्ली की जो लड़कियां होती हैं, इनको लेकर के बड़े मीम्स बनते हैं, बड़े क्या खूबियाँ होती हैं दिल्ली की इन हंसराज कॉलेज, एलएसआर और मिरिंडा हाउस, स्टेपन, इन कॉलेज की लड़कियों की? देखिए, अब मुझे नहीं पता आजकल क्या मीम्स बन रहे हैं, हम लोग थोड़ा अलग सीरियस काम करते हैं तो पता नहीं चलता। लेकिन एक समय ऐसा था, मुझे लगता है कि दिल्ली के या बड़े शहरों के, बॉम्बे के, दिल्ली के जो लोग थे, एक्सपोजर ज़्यादा होता था, फ्रीडम ज़्यादा होता था, बाहर चलने फिरने घूमने की आज़ादी ज़्यादा होती थी, तो नेचुरली वो उनकी पर्सनालिटी में भी निकल के आती है। हालांकि अब मैं मानती हूँ आजकल के ज़माने में, सोशल मीडिया के ज़माने में, और जिस तरह का कल्चरल शिफ्ट आया है, अब सभी शहरों में लड़कियां बड़ी कॉन्फिडेंट हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि छोटे शहरों की लड़कियां कॉन्फिडेंट नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं दिल्ली में, नोएडा में बहुत लड़कियों से मिलती हूँ जो छोटे छोटे शहरों से आकर, बिहार के, उत्तर प्रदेश के, शहर तो छोड़िए गांव से आकर मीडिया जैसी लाइन में बहुत बढ़िया काम कर रही हैं। बहुत अलग अलग प्रोफेशंस में, चाहे पॉलिटिक्स हो, एक्टिविज़म हो, तमाम तरह के प्रोफेशन में लड़कियां छोटे शहरों से भी निकल के आ रही हैं। पर पहले मुझे लगता है वो फ़र्क ज़्यादा दिखता था कि दिल्ली की लड़कियां, आप कह सकते हैं, बोल्ड ज़्यादा होती थी, वो क्या चाहती हैं जीवन में उसकी जानकारी उनको ज़्यादा होती थी, ज़्यादा फोकस्ड शायद करियर को लेके, ज़्यादा जागरूक अपने अधिकारों को लेके। तो मुझे लगता है शायद ये फ़र्क रहता होगा। 2016-17 के दिनों में जब आप समाजवादी पार्टी में छात्र सभा में राष्ट्रीय सचिव थी, और उस समय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, डिम्पल यादव जी से भी आपका बहुत नज़दीकी रिश्ते थे। जी। तो उन दिनों जब आप उत्तर प्रदेश की सियासत करने गई, दिल्ली की लड़की, जी। तो उत्तर प्रदेश की जो सियासत थी, खासकर समाजवादी पार्टी की जो सियासत थी, उसमें महिलाओं के लिए कम स्पेस था। अभी तो अखिलेश यादव ने काफ़ी कुछ चेंज किया है, अभी तो वीमेन ओरिएंटेड होना शुरू हुए हैं। अब तो पीडीए में एक को आधी आबादी भी कह देते हैं। लेकिन उस समय समाजवादी पार्टी में महिला नेतृत्व की बात, महिलाओं के पार्टिसिपेशन की बात, वो नाकाफ़ी थी, बहुत अधिक नहीं थी। जी। कम थी। और आप गई 2016-17 के बीच में, संभवतः मैं ये नहीं, मैं 2011 में। 2011 में, जी। और अभी है 2025, यानी 14 साल पहले। जी। ये मैं जानकारी साझा नहीं करना चाहता, सॉरी दर्शकों, लेकिन उस समय संभवतः ये 19-20 साल की रही होंगी। जी। ठीक राइट। है। समाजवादी पार्टी जैसी, एक समाजवादी पार्टी जैसी पार्टी में राजनीति करना, जो डोमिनेटेड राजनीतिक दल समझा जाता है, और जहाँ पुरुषवादी कल्चर हावी है, और वहाँ आपका राजनीति करना, उस समय महिला कार्यकर्ताओं का पार्टी में कम होना, और एक समूह के द्वारा इस तरह की इमेज बना देना कि ये महिलाओं के प्रति सकारात्मक राजनीतिक पार्टी नहीं है। कांग्रेस की अलग बात है। जी। कांग्रेस शुरुआत से, चूँकि वहाँ इंदिरा गांधी जी बिल्कुल कई बार प्राइम मिनिस्टर रही, लीडरशिप तो रही है लीडरशिप महिलाओं की। है वहाँ, जी। मीरा कुमार हैं, तमाम जी। लोग हैं, बहुत नाम है वहाँ।
और सेंटर की जो पॉलिटिक्स है यानी दिल्ली की जो राजनीति है वो यूपी के पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग है। जी। ये बहुत चैलेंजिंग कदम था आपका। किस तरह की कठिनाई आपको हुई? कितना सपोर्ट आपको डिम्पल यादव जी ने या अखिलेश यादव जी ने किया? देखिए, मैं राजनीतिक परिवार से नहीं आती। मेरे माता पिता डॉक्टर हैं। घर में कोई दूर दूर तक राजनीति से किसी का लेना देना नहीं है। अब डेस्टिनी कहें, किस्मत कहें, राजनीति में मैं छात्र राजनीति में आई, यूनिवर्सिटी में पहुंच के, और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मैं सीधा ही मेरी जिन लोगों से मैं जुड़ी वो अखिलेश यादव, डिम्पल यादव जी थे। और अगर वो लोग नहीं होते इस पिक्चर में तो शायद मैं राजनीति में नहीं होती। उनसे जुड़ाव के कारण ही मैंने राजनीति को गंभीरता से लिया। नहीं तो स्टूडेंट पॉलिटिक्स थी। बहुत सारे लोग होते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं, स्टूडेंट पॉलिटिक्स करते हैं, फिर अपने दूसरे रास्ते चले जाते हैं। हमारे साथ के कई लोग थे जो हमारे साथ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, लेकिन आज अलग अलग प्रोफेशन में है। कोई कहीं कॉरपोरेट में है, कोई वकील है, कोई कुछ है। लेकिन क्योंकि डिम्पल जी से, अखिलेश जी से मेरी मुलाकात हुई, उन लोगों ने इनकरेज किया। और आप सही कह रहे हैं, आज की जो समाजवादी पार्टी है और 2010-11 की समाजवादी पार्टी, ज़मीन आसमान का अंतर था जहाँ तक महिलाओं के पार्टिसिपेशन की बात है। आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं देखती हूँ इतनी महिला सांसद दिखती हैं, महिला विधायक, संगठन में महिलाएं दिखती हैं समाजवादी पार्टी के। वो समय ऐसा था जब हम कभी किसी कार्यक्रम में जाते थे, मीटिंग में जाते थे, नेताजी थे उस समय, लेते थे, कोई महिलाएं नहीं होती थी। 1-2 महिलाएं मुश्किल से पूरे पूरे कार्यक्रम में रहती थी। तो जो मैं समाजवादी पार्टी में काम कर पाई वो सिर्फ इसलिए कर पाई क्योंकि अखिलेश जी और डिम्पल जी का जो उन लोगों का जो जुड़ाव था, उनका इनकरेजमेंट था। और उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया। उन्होंने कहा कि हमें यंग लोगों की ज़रूरत है, हमें यंग महिलाओं की ज़रूरत है, हमारे पास नहीं है, और तुम्हारे आने से और तुम्हारे जैसे लोग जुड़ेंगे। तो उसके चलते मैं लंबे समय समाजवादी पार्टी में काम कर पाई। मुश्किल था, बहुत कंफर्टेबल माहौल नहीं होता, क्योंकि आप, स्वाभाविक सी बात है, आप कहीं जा रहे हैं और आप वहाँ पे आपको सिर्फ पुरुष दिख रहे हैं, महिलाएं दिख ही नहीं रही हैं, तो थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। कांग्रेस में जैसे काफ़ी विपरीत है। अगर आप कांग्रेस के किसी भी कार्यक्रम में चले जाएंगे, कार्यालय में चले जाएंगे, महिलाएं दिखेंगी बहुत सारी, आप एक नेचुरली कंफर्टेबल फील करते हैं। समाजवादी पार्टी में उस समय उस तरह का माहौल नहीं था, तो मुश्किल ज़रूर था, लेकिन उन लोगों के सपोर्ट से काफ़ी मुझे अच्छा मौका काम करने का मिला। देखिए पंकुड़ी जी, 2011 में आपने समाजवादी पार्टी की सियासत करनी शुरू की छात्र राजनीति से। अखिलेश जी ने आपको बैक किया, डिम्पल जी ने आपको बैक किया। आज की जो स्थिति है 2024 की, उसमें समाजवादी पार्टी के पास में 3 बड़े नाम, प्रिया सरोज, इकरा हसन, और एक चुनाव जीतते जीतते रहेगी श्रेया वर्मा। विधानसभा में चले जाएं तो वहाँ रागनी सोनकर, बहुत सारे नाम हैं। आपको पछतावा है या कहीं से फील आता है कि अगर आप समाजवादी पार्टी में रहती तो सदन में जो ये पुष्पेंद्र और ये नए इकरा हसन, प्रिया सरोज, डिम्पल यादव, ये जो नए नौजवान हैं, तो इस समय सदन में बहुत अधिक संभावना थी, जिस प्रकार से आपको पसंद किया जा रहा था पार्टी में, तो वो आपको लोकसभा चुनाव लड़ा देती और सांसद आप बन जाती? देखिए, मेरा एक स्वभाव है कि मैं इतने हाइपोथेटिकल चीज़ों में, जो नहीं हुई या जो हो सकती थी, उनमें जाती ही नहीं हूँ। मुझे लगता है ये व्यर्थ है। जहाँ तक मौका मिलने की बात है, समाजवादी पार्टी में मौका मिला, हो सकता है मिलता भी और भी मिलता, लेकिन जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उन लोगों की सभी की राजनीतिक पृष्ठभूमि है। उनके घर में पहले भी सांसद, विधायक, मंत्री रहे हैं। 2nd जनरेशन, 3rd जनरेशन वो लोग पॉलिटिकल फैमिली के लोग हैं। और मैं इस सच्चाई से वाकिफ़ हूँ कि मैं एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आती। मैं जो भी मैंने किया है वो खुद एक 1st जनरेशन पॉलिटिशियन के होने के नाते खुद चीज़ें सीखी हैं, खुद चीज़ें करी हैं, और सफ़र मेरा भी लंबा है। इसीलिए मुझे कभी ऐसा कोई मलाल नहीं रहता या किसी से कंपटीशन नहीं महसूस होता, क्योंकि सबकी वास्तविकता अलग है, सबके सर्कमस्टेंसेस अलग हैं, मेरे अलग हैं, उन लोगों के अलग हैं। एक और कारण इसका ये है कि जब मैं कांग्रेस में आई, मुझे ऐसा लगा कि मैं अपने, जो एक होता है ना, बायोलॉजी में बोलते हैं नेचुरल हैबिटेट, कि अपनी सही जगह आ गई हूँ, कि मुझे यहाँ होना चाहिए था। जो कंफर्ट मुझे महसूस हुआ, जो
अपनापन लगा जो पार्टी के साथ, और जो काम करने का स्पेस मुझे कहीं ना कहीं लगता था कि मुझे पहले नहीं मिल रहा है, वो स्पेस मुझे कांग्रेस में आके मिला, वो कंफर्ट मुझे फील हुआ। और मुझे ऐसा लगता है जहाँ मैं हूँ मैं बहुत अच्छी जगह हूँ, जो मुझे प्रियंका जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला 2019 से लेकर अभी तक। तो उसके चलते मुझे बिल्कुल भी किसी चीज़ में इस तरह का कोई मलाल नहीं है कि मैं वहाँ होती तो बेहतर होता, यहाँ हूँ तो कम बेहतर है। तो समाजवादी पार्टी फिर छोड़ी क्यों, और क्या परिस्थिति हुई कि आप कांग्रेस में चली गई? 1 साल तो आप रही नहीं किसी राजनीतिक दल में, तो कांग्रेस में क्यों आ गई, कैसे आ गई? देखिए, मैंने वही बताया ना, मैं किसी राजनीतिक परिवार से तो हूँ नहीं। राजनीति मेरी मजबूरी नहीं है, राजनीति मेरा पैशन है। गुड। एक इस सोच के साथ मैं राजनीति में आई, जब मेरे परिवार वाले चाहते थे कि बाकी जो हमारे आसपास के लोग थे, सबके बच्चे डॉक्टर बन रहे थे, इंजीनियर बन रहे थे, आपके माता पिता दोनों डॉक्टर हैं? दोनों डॉक्टर हैं। आपने तो पढ़ाई नहीं की मेडिकल की? नहीं, आपकी क्योंकि रुचि नहीं थी क्या उसमें? रुचि नहीं थी, लेकिन रुचि भी नहीं थी, कभी उन्होंने कोई दबाव भी नहीं और बनाया। स्कूलिंग में कैसी थी आप, मतलब मैं पर्सनल है लेकिन 10th में, नहीं, 10 ठीक प्लस 2 थी। में पढ़ाई में ठीक रही होंगी, तभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ। कितना परसेंट आता था 10th 12th में? अभी कोई बताना, अच्छा आता था हमारे अच्छा। टाइम पे, कट ऑफ 90 से ऊपर रहता था। गुड। तो हंसराज में तभी एडमिशन मिल पाया। उसके बाद लॉ फैकल्टी में भी मैं पढ़ी हूँ दिल्ली टॉप 5 यूनिवर्सिटी में रहती थी? नहीं, अच्छा, टॉप 5 मतलब टॉप नंबर से के हिसाब से मैं नहीं कह सकती, लेकिन हाँ, पढ़ाई में हमेशा अबव एवरेज रहे, अच्छे Good. रहे नहीं, पढ़ाई good, में। good. मेडिकल चाहते तो हो सकता है वो भी कर लेते, शौक नहीं था मेडिकल का, क्योंकि जो चीज़ घर में होती है ना, उसकी अहमियत नहीं होती। लगता था कि अरे ये सुबह से रात तक काम करते रहते हैं, ये काम नहीं करना, कुछ और करना है। और थोड़ा बचपन से मेरे साथ ये था कि मेरे साथ एक चीज़ थी कि जैसे कभी भी, जब मैं स्कूल में भी थी, बहुत छोटी थी, अगर कुछ गलत हो रहा होता था, मुझे लगता था कि नहीं, मुझे इसके खिलाफ आवाज़ उठानी है। स्कूल में भी बड़े सारे इंसिडेंट मेरे साथ ऐसे होते रहते थे। गुड। किसी बच्चे की बुलिंग हो रही है, ये आपका स्वाभाविक प्रकृति है? ये प्रकृति थी मेरी हाँ। शुरू से। और मुझे घर में डांट भी पड़ती थी कि तुम सब चीज़ों में तुम्हें ही क्यों प्रॉब्लम होती है। वो जो मतलब लोग अपना आपस में इसलिए जिन लोगों ने आपको ट्रोल करना शुरू किया, आप उनसे अपने दम पर भिड़ गई? देखिए, उम्र कम थी जब, हाँ। आपको समझना होगा, जब मैंने समाजवादी पार्टी छोड़ी तब भी मेरी मुश्किल से 25-26 साल उम्र रही होगी। तो जब मैं गई तब मैं 18 साल की थी। तो बहुत कम उम्र में ये सफ़र जो था ये तय किया। और नेचर थोड़ा ऐसा है कि मुझे लगता है कि अपने सम्मान से बढ़ के कुछ नहीं है। गुड। और राजनीति भी तो इसीलिए कर रहे हैं ना, कोई अपनी नहीं, राजनीति इसलिए कर रहे हैं ताकि दूसरे के सम्मान की रक्षा करें, और मैं दूसरे कह के सम्मान की रक्षा वो करेगा जो अपने सम्मान की वही रक्षा तो, पहले कर जब ले। अपने सम्मान की नहीं कर पाएंगे तो किसी और के लिए क्या लड़ेंगे। अगर अपने साथ अन्याय हो रहा है और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा पाएंगे तो किसी और के लिए फिर किस मुंह से जाएंगे लड़ने। तो जब ये सब मेरे साथ हो रहा था तो शुरू में तो मुझे समझ ही नहीं आया, कोई कुछ कहता था मैं उसका जवाब देती थी, फिर कोई कुछ और कहता था, जबकि ये बड़ा सिस्टमैटिक अटैक मेरे ऊपर हो रहा था। फिर एक समय के बाद समझ में आया कि ये तो कराया जा रहा है, तो अब इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। तो फिर शांत बैठी, 1 साल कोई पार्टी नहीं ज्वाइन करी। जिन चीज़ों में मैं विश्वास रखती थी, अकेले ही भिड़ी सरकार के खिलाफ, कई बार योगी सरकार के खिलाफ अलग अलग मुद्दों पे। फिर 2019 में कांग्रेस पार्टी से बुलावा आया, तो कांग्रेस पार्टी किसने अप्रोच किया था? थे लोग नाम लेना सही नहीं होगा, लेकिन क्योंकि डिबेट पे जाते थे मीडिया जिनको अप्रोच किया था, जी, जिनसे आपसे कहा गया कि आपको अप्रोच करना है, क्या उनको दीदी ने कहा था कि इनको अप्रोच करो? नहीं, शुरुआत में ऐसा नहीं था। क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता थी, सभी लोग टीवी पे देखते थे, तो मुझे कांग्रेस के मीडिया डिपार्टमेंट से अप्रोच किया गया कि हम आपको देखते थे जब आप सपा की प्रवक्ता थी, हम चाहते हैं कि आप कांग्रेस में बतौर प्रवक्ता जुड़े। तो मैंने कांग्रेस से जुड़ी, और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि उसी टाइम पे प्रियंका जी ने उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी 2019 में। तो उनके साथ और उनका फॉर्मूला लड़की हूँ लड़ सकती, मैं फिट होती थी। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ भी था। हाँ। अच्छा, जब मैं कांग्रेस में नहीं थी तब मुझे किसी ने, कांग्रेस की ही एक महिला ने, जो कि बाद में कांग्रेस में नहीं रही, उन्होंने मुझे एक बात बोली थी। वो प्रियंका जी को जानती थी, तब मैं नहीं जानती थी, मैं सपा में थी। तो वो मुझे बताती थी कि सोनिया जी और प्रियंका जी, ये दोनों लोग ना बड़े हार्डकोर फेमिनिस्ट हैं, महिलाओं के पक्ष में बहुत ज़बरदस्त स्टैंड लेते हैं, महिलाओं को बहुत आगे बढ़ाते हैं। पार्टी में दिखता है उनके। हाँ, तो अच्छा, क्योंकि मैं सपा में थी, वहाँ पे तो इस तरह का माहौल नहीं था महिलाओं को लेके, तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगती थी ये बात। शक भी होता था कि अच्छा, क्या ये बात सच है, ऐसा होता है क्या राजनीति में
कि महिलाओं को कोई महिला नेता इतना बढ़ाती हैं। हम्म, फिर मैं कांग्रेस में आई और मैं प्रियंका जी से मिली, और जो मैंने देखा कि महिलाओं की लीडरशिप को लेकर जो उनका कमिटमेंट है वो ज़बरदस्त है। जब लड़की हूँ लड़ सकती हूँ की आप बात कर रहे हैं, जब वो ये कार्यक्रम लेकर आई और उन्होंने कहा कि मैं महिलाओं को चुनाव लड़ाऊंगी, आपको लगता है उनका विरोध नहीं हुआ? आपको लगता है लोगों ने उन्हें पार्टी के अंदर हुआ विरोध क्रिटिसाइज? हुआ बिल्कुल हुआ। बहुत लोगों ने कहा कि ये डिजास्टर्स आइडिया है। पार्टी के अंदर। पार्टी के अंदर देखिए, कांग्रेस में बड़ी डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये समझना पड़ेगा। ये एक परिवार एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है। यहाँ बड़ी डेमोक्रेसी है, यहाँ एक एक चीज़ पे, और कभी इसीलिए बहुत बार निर्णय लेने में देरी भी होती है। बहुत डेलिब्रेशन होता है, बहुत सोच विचार होता है, सभी की बात सुनी जाती है। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने जो कह दिया वो होगा। हाँ, तो जब प्रियंका जी भी ये कार्यक्रम लेकर आई तो कई सारे लोग थे, उनका अपना अपना मत था। लोगों ने कहा कि अभी ये देश तैयार नहीं है, अभी उत्तर प्रदेश तैयार नहीं है कि महिलाओं को आप इतनी स्पेस दें। उन्होंने कहा कि है या नहीं है, किसी को तो कदम लेना पड़ेगा। और ये अपनी बात पे वो टिकी रही। बड़ा इस पे नेगोशिएशन हुआ, कितने प्रतिशत लड़ाया जाए, नहीं अच्छा 10% में मान जाओ, 5 पे मान जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो लड़ाऊंगी, और 40% महिलाओं को उन्होंने लड़वाया चुनाव। परिणाम जो भी रहा हो, लेकिन मुझे लगता है कि इतिहास याद रखेगा। जबरदस्त फाइट थी बिल्कुल। देश में। और स्टेट की बात नहीं कर रही, देश में लड़की हूँ लड़ सकती हूँ से बेहतर कंपेनिंग जी किसी हाल फिलहाल के 10-20 सालों में किसी राजनीतिक इवेंट की हम नहीं देख सकते हैं। और ये आश्चर्यजनक है कि रिजल्ट में जी। ये परिणाम नहीं आ पाया। आपने भी चुनाव लड़ा उसमें, मैंने चुनाव लड़ा 2022 में। 2022 में आपने जी। भी चुनाव लड़ा, लेकिन कमाल का इवेंट था, क्या अभियान था वो, जी लोगों के दिलो दिमाग में बस गया था। हाँ जी। प्रियंका गांधी ने उस अभियान को छेड़ करके जी उत्तर प्रदेश की राजनीति को नया आयाम दिया। लेकिन चूंकि लोगों के मन में ये बात थी कि वो कंसोलिडेट होकर के किसी विपक्ष में एक ही जगह एकजुट होकर के वोट पोलराइज चुनाव था। पोलराइज चुनाव हो हाँ गया। लेकिन उस समय अगर कांग्रेस आदमी पार्टी मिल के लड़ लेती तो नतीजा बदल जाता, जी बहुत बदल जाता। बिल्कुल। तो पंखुड़ी जी, ये जो सियासत है हाँ जी। जो आपके जीवन में आ गई, पिता माता दोनों डॉक्टर, आपको राजनीति करनी थी, इसमें एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। जी आपने बता दिया हमें कि कांग्रेस में आपको किसने अप्रोच किया था, लेकिन आपने हमें ये नहीं बताया कि समाजवादी पार्टी में आपको किसने अप्रोच किया था। 18 साल की उम्र थी आपकी। अप्रोच तो नहीं। जूते टूट जाते हैं। एक एक साल जो है, 2-2 साल, 3-3 साल, ऐसे ऐसे कार्यकर्ताओं को जानता हूँ समाजवादी पार्टी में जिन्हें 5-5 साल लग गए अखिलेश यादव के नज़दीक तक जाने में। और आपकी तो सीधे एंट्री थी। आप अगर कैब से भी चले जाए तो मुख्यमंत्री का 5 कालिदास मार्ग वाला आवास जो है वो दरवाज़ा खोल देता था कि आप सीधे डिम्पल जी के अंदर तक आप आपकी रीच बहुत ज़्यादा थी समाजवादी पार्टी में। तो आपकी कैसे आपको अप्रोच किया गया? देखिए, जब मैं 2010 में यूनिवर्सिटी में जब मैंने दाखिला लिया DU में, हंसराज कॉलेज का मैंने चुनाव लड़ा। मैं सेक्रेटरी वहाँ पे बनी, और मैं अकेली महिला थी। उस महिलाएं वैसे भी हंसराज की उस समय राजनीति ऐसी थी, महिलाएं कम लड़ती थी। कोविड कॉलेज था, पुरुष लड़के लड़ते थे, लड़कियां कम चुनाव लड़ती थी। जब मैं चुनाव जीती तो मुझे सभी दल के लोग मिले। NSUI था, ABVP था, समाजवादी छात्र सभा थी। तो मेरे कुछ सीनियर थे जो समाजवादी छात्र सभा से जुड़े हुए थे। और बाय चांस ऐसा हुआ कि एक बार उन्होंने मुझे, अखिलेश जी के जो भाई हैं धर्मेंद्र यादव जी, सांसद, उस समय भी वो सांसद थे बदायूं से, और छात्र राजनीति को लेकर वो काफ़ी लोगों से जुड़े रहते थे। वो खुद भी, उनका बैकग्राउंड है छात्र राजनीति का। तो किसी ने उनसे एक बार मुलाकात करवाई। हमारा एक डेलीगेशन था दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर्स का। ठीक है। तो हम धर्मेंद्र यादव जी से मिलने गए उनके आवास पे दिल्ली में। कुछ लड़कियां भी थी मेरे साथ, कई सारे लड़के भी थे। तो बात हुई, किसी ने बताया कि भैया ये पंखुड़ी पाठक हैं, ये हंसराज से चुनाव जीती हैं। तो बात होने लगी, 1-2 मुद्दों पे बात हुई। तो उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आपको हमारे पार्टी में आना चाहिए, और आपका बहुत स्कोप है यहाँ पे। और तब आप नादानी कहिए या जो आप दिल्ली की लड़की और ऐसे बोल रहे थे, तो मैंने उनको छूटते ही, मुझे बिल्कुल समझ नहीं थी कि ये सांसद हैं क्या है। मैं 18 साल की मेरी उम्र थी। तो मैंने उनसे कहा, तो उन्होंने मुझे कहा आपका बहुत अच्छा स्कोप है। तो मैंने कहा सारे पॉलिटिकल पार्टी वाले ऐसे ही बोलते हैं। तो वो भी थोड़ा चौंक गए कि मुझसे कैसे। उन्होंने कहा नहीं, आप जुड़ो हमारी पार्टी से, आप देखिएगा, आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। तो धर्मेंद्र जी का बड़ा सपोर्ट मिला।
धर्मेंद्र भैया से पहले उनसे मुलाकात हुई, उनके ज़रिए अखिलेश जी से मुलाकात हुई। ओके, तो इन्होंने धर्मेंद्र जी ने आपको अखिलेश जी से जी। मिलवाया। फिर राइट। अखिलेश जी से, फिर वो अखिलेश जी मुख्यमंत्री बने। हम्म, फिर डिम्पल जी से मुलाकात हुई। हम्म, तो अच्छा, डिम्पल जी भी उत्तराखंड से आती हैं। मेरा भी जो पारिवारिक बैकग्राउंड पुराना है, उत्तराखंड से मेरी फैमिली बिलोंग करती है। दिल्ली में है बहुत समय से, लेकिन ओरिजिनली उत्तराखंड से हैं। तो एक वो कनेक्शन भी था उनके साथ। और उनका जो स्वभाव है, बहुत शांत स्वभाव की हैं हाँ, वो। काफ़ी कूल है। तो उनसे बात करके बड़ा अच्छा लगता था। एक, क्योंकि जैसे अखिलेश जी को भैया हम लोग बोलते हैं, भैया उनको भाभी बोलते थे। तो एक बड़ा जैसे परिवार की तरह उनसे बात की। कोई कोई मुद्दा है, अच्छा घर में, जैसे घर में लोग चाहते नहीं थे कि मैं राजनीति करूँ, तो उनको बताया कि भैया ऐसी बात है, भाभी ऐसी बात है, मम्मी पापा मना कर रहे हैं। तो वो कहते अच्छा तुम मम्मी पापा से ये बोल दो। तो बड़ा परिवार वाला उन लोगों के साथ समय माहौल रहा। बहुत सहयोग उनका रहा। तो एक जब वो इतना कंफर्ट हो गया कि फिर लगा कि अब तो यही काम करना है, कि अब छोड़ो सब चीज़, अब तो अब यही है जो है, जैसा ये कहेंगे वही करना है। जानलेवा हमला हुआ आप पे, जी तमाम तरह के आरोप भी लगे, जी छवि भी प्रभावित करने की कोशिश की गई। जी फिर भी माता पिता का बैकग्राउंड का भी कोई लेना देना नहीं है, दोनों डॉक्टर हैं। फिर भी सियासत की और ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में सियासत की, जब सियासत में लोग अपने सबसे भारत में जी कठिनतम दौर में हैं और एक दूसरे पर कीचड़ उछालना जो है जी इस समय वो राजनीतिक दांव पेच है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि वो गंदगी है, हाँ जी। बल्कि वो दांव पेच है। जी तो 15-10-12 साल आपको हो भी गए एक्टिव जी। सियासत में, ठीक लगता है या आपको ऐसा लगता है कि ये गलत चुन लिया रास्ता, पापा मम्मी की तरह डॉक्टर बन जाते? देखिए, जो आज जो माहौल है देश में, मन खराब होता है। मुझे लगता है हर भारतीय जो अपने देश से प्यार करता है, उसका मन खराब होता होगा। ये जो राजनीति का कीचड़ था, राजनीति को कभी बहुत अच्छा प्रोफेशन नहीं माना गया। लोग बड़ी बुरी निगाह से देखते थे कि अरे नेता लोग बड़े खराब होते हैं, बड़े तेज़ होते हैं, क्या क्या बोल देते हैं, लड़ाई कराते हैं आपस में। कहीं ना कहीं वो जो जहर था वो समाज में फैल गया। आज भाई भाई की लड़ाई हो जा रही है राजनीति के पीछे। परिवारों में लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे लड़ जा रहे हैं। सोसाइटी में लोग सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में लड़ जा रहे हैं, एक दूसरे को अपशब्द कह दे रहे हैं राजनीति के लिए, सब ऐसे मुद्दों पे जिन पे कोई मतलब नहीं बनता कि लड़ा जाए। तो वो जहर भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के दिलों में घोल दिया। पहले राजनीति एक छोटा हिस्सा होती थी जीवन का, कि चुनाव आता था, आदमी सोचता था कि अच्छा इसको वोट दूं, इस सरकार ने कैसा काम किया, अच्छा नहीं किया तो चलो इसको दे देते हैं। अब वो 24 घंटे हो गया है। 24 घंटे उस नफरत के माहौल में, उस एक इमोशनली चार्ज्ड माहौल में हर व्यक्ति जी रहा है, क्योंकि 24 घंटे न्यूज़ चैनल चल रहे हैं। न्यूज़ चैनलों का क्या काम है? आग लगाना, लोगों को भड़काना। तो तमाम ये जो चीज़ें हो रही हैं, इससे माहौल ख़राब हो गया। और न्यूज़, अगर आप न्यूज़ डिबेट का स्तर ले लेंगे, जब मैंने न्यूज़ डिबेट करनी शुरू करी थी आज से 10-12 साल पहले, हम पढ़ के जाते थे। हम किसी भी डिबेट पे जाते थे तो हम रिसर्च करके जाते थे, बाकायदा नोट्स बना के जाते थे कि प्रश्न पूछे जाएंगे, एंकर कोई ऐसा सवाल ना पूछ ले कि हमारे पास डेटा ना हो। हमें सारी चीज़ों का तर्क के साथ, डेटा के साथ जवाब देना है। आज अगर हमें बैठना हो, वैसे ही बैठ जाते हैं, क्योंकि लेकिन आजकल आप बैठ तो रही नहीं। मैं कम बैठती हूँ, क्यों? लेकिन मैं वही आपको बता रही हूँ, क्योंकि अब फैक्ट्स की कोई जगह ही नहीं है, सच्चाई की, तर्क की। आज क्या हो रहा है, सिर्फ कौन ज़्यादा चिल्ला सकता है, कौन ज़्यादा बदतमीज़ी कर सकता है, कौन कितने अपशब्द बोल सकता है। और ये कल्चर लाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। एंकर्स को भी आप देखेंगे, पहले तो डिबेट ही एक तरफा होती है। जो एजेंडा होता है वो भारतीय जनता पार्टी सेट करती है कि इस एजेंडा पे डिबेट होगी। कितनी बड़ी बड़ी न्यूज़ होती है जिसको दबा लिया जाता है, उस पर डिबेट ही नहीं होती। जो असल में जो मुद्दे हैं उन पर डिबेट नहीं होती है, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती है। अभी देखिए ना, जैसे अभी का आप टाइम ले लीजिए, पंजाब में कितनी बाढ़ आई हुई है जी, कोई चर्चा नहीं हो रही। इतना बड़ा गुजरात में पॉलिटिकल पार्टीज का स्कैम सामने आया है कि 4,300 करोड़ रुपए पॉलिटिकल पार्टीज को, छोटी छोटी पॉलिटिकल पार्टीज को इलेक्टोरल बॉन्ड, कोई चर्चा नहीं हुई। इथेनॉल का मुद्दा है, आम जनता को प्रभावित करता है। 111 गुना किसी की बढ़ गई वैल्यू कंपनी की, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। डॉलर कहाँ पहुंच गया है, पाउंड देख लीजिए,
पाउंड की तो चर्चा है ही ना, नहीं है। कोई पाउंड 100, इसी चर्चा के बीच में पाउंड पाउंड पे 100 है ना, पाउंड जो है तो वो रुपए की क्या, रुपया 116 कहाँ हो गया। पहुंच गया, कहाँ रुपए की कीमत गिर गई, कोई चर्चा नहीं हो रही। चर्चा क्या हो रही है, मोदी जी को गाली दी। सारे चैनल वही चर्चा कर रहे हैं ना। तो पहले तो एजेंडा भी बीजेपी के लोग सेट करते हैं, उसके बाद जो भाजपा जो एंकर बैठते हैं, जितना भाजपा के प्रवक्ता भाजपा की बात नहीं रखते उतना एंकर बात रखते हैं। फिर जो ऑपोजिशन के लोग होते हैं, हम जैसे लोग जो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट करने जाते हैं, जब हम बोलते हैं तो हमारी आवाज कम कर दी जाती है, हमें चिल्ला चिल्ला कर अपनी बात बोलनी पड़ती है। भाजपा के लोगों की वॉल्यूम बढ़ा दी जाती है, कई बार विपक्ष के लोगों को म्यूट कर दिया जाता है। भाजपा के लोग इतनी बदतमीजी से और इतने गंदे शब्दों में, अपशब्दों में बात करते हैं कि आप, जिससे कि वो कोशिश करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति विचलित हो जाए। आपको राजीव त्यागी जी याद होंगे, हमारे प्रवक्ता होते थे कांग्रेस के। डिबेट के दौरान ही उनको हार्ट अटैक आया। शायद कुछ कहा गया था गलत, चर्चा नहीं होती इस बात पे, बहुत गलत बात लेकिन उन्होंने होनी कही चाहिए। थी। सामने बैठे भाजपा के प्रवक्ता उनको गद्दार कह रहे हैं। आपको किसने ये अथॉरिटी दी कि आप किसी को गद्दार कह सके नेशनल टीवी पे करोड़ों लोगों के सामने? क्योंकि वो कांग्रेस का पक्ष रख रहा है, आपकी सरकार की कमी निकाल रहा था, आप उसे गद्दार, किसी को गद्दार कह देंगे? मेरे साथ हुआ है, मुझे बहुत खराब चीजें, ऐसी ऐसी चीजें जो किसी महिला को नहीं बोलनी चाहिए, भाजपा के प्रवक्ता उन्हें डिबेट पे बोली। लेकिन जो न्यूज एंकर होते हैं वो तब भी उनका पक्ष लेते हैं और ये सब होने देते हैं। तो डिबेट में मेरा कहने का मतलब है कि माहौल इतना खराब हो चुका है, और वही डिबेट देख देख कर जनता का भी जो दिमाग है उसमें भी उसी तरह की बातें आ रही हैं। तो ये जो पूरा ही जो सोसाइटी का माहौल है इससे खराब हो रहा है। तो जो आप कह रहे हैं मन खराब नहीं होता, बिल्कुल मन खराब होता है। और इस बात से ज्यादा मन खराब होता है कि हम किस भारत में बड़े हुए और हमारे बच्चों को क्या भारत मिल रहा है। तो ये अपोजिशन के प्रवक्ता अगर जाना बंद कर दे डिबेट में तो वो ज़्यादा बेहतर विकल्प है। देखिए, ये भी हमने प्रयास किया, लेकिन उसमें एक समस्या ये आती है कि जो न्यूज़ चैनल होते हैं वो किसी भी एक व्यक्ति को बिठा देते हैं और उसे अपोजिशन और उससे कहते हैं कि ये कांग्रेस का समर्थक है। ओके। तो अब वो व्यक्ति देखने में तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस का प्रवक्ता है, लेकिन वो बात भी सही से नहीं रख पाता है। तो ऐसे में एक बहुत ही कैच 50 सिचुएशन बन जाती है। लेकिन आप में एक स्किल है, जिस स्किल ने जो है वो कांग्रेस को बड़ा मजबूत कर दिया है उत्तर प्रदेश की सोशल मीडिया की। चूंकि आप चेयरपर्सन हैं तो पिछले दिनों हमने पहले भी बताया आपको कि 1 मिलियन आपका क्रॉस किया है। तो ये कैसे आप काम करती हैं? क्या कोई वॉर रूम बना रखा है या आपने ऑनलाइन जोड़ा हुआ है अपने कांग्रेस के लोगों को? कि हमारा संगठन है सोशल मीडिया का, हाँ, बहुत सारे लोग हैं हर जिले में, हर व्हाट्सएप शहर से में। जुड़े रहते हैं? व्हाट्सएप से सभी प्लेटफॉर्म पे होते हैं, व्हाट्सएप पे रहते हैं। जैसे जैसे पार्टी का जैसे यूथ विंग होता है, कोई भी तो जैसे आप लोग निर्देश कैसे जारी करते हैं कि आज हमें ये एक ट्वीट है, इस ट्वीट को हमें फैलाना है? व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप से तो इसी तरह से काम किया जाता है। कितने लोग जुड़े होंगे? हजारों की संख्या में लोग, हजारों की संख्या में बहुत लोग हैं। तो सोशल, देखिए मेरा मानना है कि अब जो लड़ाई लड़ी जाएगी ये सोशल मीडिया पे ही लड़ी जाएगी, क्योंकि मीडिया तो पूरी तरह कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। नजरिए की जंग है। और आप अगर देखेंगे, आप जानते होंगे बीजेपी की सरकार ने डिजिटल मीडिया पे भी कंट्रोल करने के बहुत प्रयास किए हैं। तो ये जो टीवी एंकर्स को लेकर के आप अपना नज़रिया हमें बता रही हैं, तो क्या ये भी एक कारण हो सकता है कि आपको आजकल हम लोग जो हैं वो दूसरी चीज़ों में तो इंगेज दिखते हैं मगर टीवी पे कुछ कम दिखते हैं? ये एक्सपीरियंस है मेरा। एक कारण है कि थोड़ा मैं जितना पहले जाती थी मीडिया पे उतना जाना पसंद नहीं करती हूँ। जाना जब ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं है, पार्टी को जब किसी मुद्दे पे ज़रूरत होती है तो जाते भी हैं। लेकिन मैं एक जनरल आपको बात बता रही हूँ कि माहौल जैसा टीवी डिबेट में होता है वो किसी सार्थक चर्चा का माहौल नहीं होता। उससे कोई ऐसी बात निकल के नहीं आती जिससे जो सामने भी ऑडियंस सुन रही है उसका भी कुछ फ़ायदा हो या उसे कोई इन्फॉर्म डिसीजन बनाने में मदद मिले। बातों को तोड़ा मरोड़ा ज़्यादा जाता है और एक माहौल ऐसा बनाया जाता है जिसमें जो बदतमीजी कर रहा है या गलत बात कह रहा है उसको इनकरेजमेंट मिलता है। इसीलिए तो आप देखते हैं भाजपा के लोग चिल्लाते रहते हैं, बदतमीजी करते रहते हैं, कैसी कैसी बातें बोलते हैं और एंकर रोकते नहीं हैं उन्हें, और आपके माइक म्यूट हो जाते हैं। कई बार ऐसा हुआ है, जैसे हम जब डिबेट से आ जाते हैं, अगर हमने अपनी डिबेट सुनी किसी चैनल पे या कहीं देखा उसको यूट्यूब पे, तो हमारी वॉल्यूम कम होती है। वहाँ बोली आपने बात, जहाँ
हाँ स्टूडियो में जी, आपने ये बात जो बोली। हमने बोली लाइव पे, हाँ। हम स्टूडियो में या लाइव डिबेट में जो हम बोल रहे हैं, जब वो टीवी पे दिखाया जाता है उसमें हमारी वॉल्यूम कम होती है, भाजपा के लोगों की वॉल्यूम ज्यादा होती है या एंकर की ज्यादा। और कई बार आपने देखा होगा कई एंकर तो ऐसे हैं जो कहते हैं इनको म्यूट कर दीजिए। या कांग्रेस के लोग अगर किसी चीज पे अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं, मान लीजिए कोई आपत्तिजनक बात बोली भाजपा के लोगों ने, कांग्रेस का कोई व्यक्ति या विपक्ष का कोई व्यक्ति उस पर अपना विरोध दर्ज करा रहा है, तो उसको एकदम म्यूट कर देते हैं। तो जो डिबेट है वो एक तरफा है। वो जैसे आजकल का हमारा चुनाव हो गया ना कि फेयर प्लेइंग फील्ड नहीं है, लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, वही चीज डिबेट में है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। आपको समय बहुत कम दिया जाएगा, उनको समय आपसे डबल दिया जाएगा। भाजपा वालों को बहुत समय दिया जाता है। अगर कोई भाजपा समर्थक पत्रकार बैठा है जो भाजपा की बात करने के लिए बैठा है, सो कॉल्ड पत्रकार या XYZ कोई भी आदमी बैठा है जो भाजपा के पक्ष में बोल रहा है, सरकार के पक्ष में, उसको पूरा पूरा बुलवाया जाएगा। अगर आप विपक्ष से हैं तो आपको बोलने का समय नहीं मिलेगा, चाहे आप कांग्रेस जैसी मुख्य विपक्षी पार्टी से हो तो आपको बोलने नहीं दिया जाएगा, समय भी कम दिया जाता है। पंखुड़ी जी, पिछले कुछ समय से हमने एक चीज़ देखी है, नोटिस भी किया है, आपकी पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी जी वे पिछले कुछ समय से सामाजिक न्याय की लड़ाई जो है वो पूरे भारत में जोर शोर से लड़ रहे हैं। जी उन्होंने एक यात्रा भी निकाली थी सामाजिक न्याय को ही फोकस करके। अभी भी उनके बयान इसी तरह के होते हैं। एक दिन तो सदन में वो ये भी कह रहे थे कि मैं जब तक सामाजिक न्याय, जाति जनगणना और जब तक ओबीसी के लोगों को पूरा सम्मान नहीं मिल जाता तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। इवन वो तो कह रहे थे मेरी पार्टी में ओबीसी के लोगों को सम्मान नहीं मिला है तो मैं अपनी पार्टी में भी ओबीसी के लोगों को आगे बढ़ाऊंगा। जी तो हमने देखा है, आपको भी देखा है कि मूलतः इस तरह का एक माहौल बना दिया कि सामाजिक न्याय की जो राजनीति है वो एंटी ब्राह्मणिज्म की राजनीति है और आप हैं ब्राह्मण। जी लेकिन हमने देखा कई इश्यूज़ पर, टीवी पर देखा, कई डिबेट्स में देखा, सामान्य तौर पर मंच से बोलते हुए भी आपको देखा कि आप भी सामाजिक न्याय की बात बहुत मुखरता के साथ करती हैं। जी क्या है सामाजिक न्याय को लेकर के आपका आइडिया ऑफ पॉलिटिक्स या आपकी थॉट? देखिए, मुझे लगता है कि ये एक बड़ा सिंपल आइडिया है। बात सामाजिक न्याय की तो बाद में आती है, बात आती है सबसे पहले बराबरी की, जो कि हमारा संविधान कहता है कि हर व्यक्ति बराबर है और उसको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए हर जगह पे। ठीक है, इतनी सी बात है। अब वो बराबरी आएगी कैसे? क्योंकि जहाँ से हमने शुरुआत करी, स्वतंत्रता के बाद जो हमने शुरुआत करी, तो लोग बराबर तो नहीं थे। कई लोग ऐसे थे जिनको अछूत माना जाता था, कई लोग ऐसे थे जिनको ये माना जाता था कि ये सिर्फ यही काम करेंगे, इसको छोड़ के ये और काम नहीं कर सकते। महिलाओं का भी जो दर्जा था वो दूसरे दर्जे की सिटीजन थी इस देश में, महिलाओं की भी बराबरी नहीं थी। लेकिन जब हमने संविधान की शुरुआत करी, हमने सबको बराबर माना कि जो अधिकार पुरुष का है वो महिला का भी है, जो ब्राह्मण का है वो बैकवर्ड का भी है, वो शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति का भी है। सबको हमने बराबरी के दर्जे से शुरुआत करी। अब ये लिखित में तो हो गया, लेकिन ये असल जीवन में कैसे होगा, उसके लिए आता है सामाजिक न्याय का कॉन्सेप्ट। और मुझे लगता है ये बड़ी गलत सोच है लोगों की, अगर कोई मानता है कि अगर आप सवर्ण हैं तो आप सामाजिक न्याय की बात नहीं कर सकते। सबसे बड़े अगर आप सामाजिक न्याय के योद्धा इतिहास में देखेंगे, एक से एक आपको सब ब्राह्मण मिलेंगे। आप बड़े कम्युनिस्ट लीडर्स को देखिए, कितने सारे उनमें ब्राह्मण थे। आप बंगाल की हिस्ट्री देख लीजिए, आप नेहरू जी को देख लीजिए, आप इंदिरा जी को देख लीजिए। तमाम लोगों ने सामाजिक वीपी सिंह साहब का भी नाम ले सकते वीपी हैं। सिंह साहब का नाम है, बहुत बड़े, बहुत क्रांतिकारी बड़ा नाम है। उनका इसमें कंट्रीब्यूशन है। तो सामाजिक न्याय की जो बात है लगातार ये होती आई है। इसको मुझे लगता है एक गलत रंग देने का कई बार प्रयास होता है कि इसको एक अपर कास्ट वर्सेस बैकवर्ड का रंग देने का प्रयास होता है, जबकि मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत इसकी अंडरस्टैंडिंग है। बात सिर्फ इतनी है कि जो लोग किसी कारण से पिछड़ गए हैं उनको हमने मौका देना है। अब जैसे रिजर्वेशन को हम लोग देखते हैं, रिजर्वेशन को लेकर बड़े सारे लोगों के मन में इस तरह की भावनाएं कि रिजर्वेशन से नौकरी जा रही है, ऐसा हो रहा है, हमें मौका नहीं मिलता। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक समय तक, जब तक कि हर व्यक्ति एक बराबर पायदान पे नहीं आ जाता, तब तक आपको एफर्मेटिव एक्शन ऐसा लेना पड़ेगा कि उन लोगों को मौका मिले। और बराबर का मौका कैसे? एक डॉक्टर का बच्चा और एक मोची का बच्चा
क्या उनकी पढ़ाई बराबर स्तर की है? अगर मैं मान लीजिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती हूँ, मैं जैसे हूँ, हम्म, मेरे माँ बाप ने मुझे अच्छे स्कूल में पढ़ाया, मैं डीपीएस जैसे स्कूल से पढ़ी जहाँ पे मैं 90+ % ला सकती थी, लेकिन मेरे घर में जो काम करने महिला आ रही है, उसका बच्चा, क्या उसको मेरे जितने संसाधन मिले हैं? उसका और मेरा कंपटीशन बराबर का कैसे हो जाएगा? कैसे वो compete करेगा? क्या वो मेरे जैसा ट्यूशन ले सकता था? क्या वो मेरे जैसे महंगे स्कूल में जा सकता था? तो ये न्याय की बात है। इसको मुझे लगता है जातीय रंग देना गलत बात है। सब लोगों को आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट तो देना पड़ेगा जहां से वो अपनी रेस को शुरू कर सके। ऐसा जब रेस होती है, सब एक जगह खड़े होते हैं ना, ऐसा तो नहीं होता कि एक को आप 100 मीटर पीछे खड़ा करो, एक को 100 मीटर आगे खड़ा करो, फिर कहो अब देखो कौन जीतेगा। एक जगह से तो शुरुआत करेंगे ना। तो मेरा मानना है कि सामाजिक न्याय की बात, हर व्यक्ति जो बराबरी में विश्वास रखता है, जो देश के संविधान में विश्वास रखता है, वो व्यक्ति सामाजिक न्याय की बात कर सकता है। उसके लिए आपको दलित या पिछड़ा होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका पसंदीदा नेता कौन है? बहुत सारे नेता है पसंदीदा। किसी को तो रोल मॉडल मानती होंगी। देखिए, रोल मॉडल की अगर मैं बात करूं, कई सारे नेताओं के साथ काम करने का या देखने का मौका मुझे मिला। मैं राहुल जी की जो निडरता है वो मुझे बहुत प्रभावित करती है, लेकिन नहीं, शूट उससे भी भी करती है। आप भी निडर ही हैं। मुझे लगता है कि आज के समय में मतलब अगर राहुल जी नहीं होते तो शायद देश की राजनीति बहुत अलग होती और विपक्ष की राजनीति खत्म कर दी होती भाजपा ने। जिस तरह से लोकतंत्र को कुचलने का काम किया है, बहुत मुश्किल है आज विपक्ष की राजनीति करना। राहुल जी जैसा निडर व्यक्ति ही वो राजनीति कर सकता है जो आज हो रही है, नहीं तो और कोई होता तो उसको दबा लिया होता। लेकिन एक और व्यक्ति है जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है, जिसको, जो आपने कहा कि आपका रोल मॉडल कौन है, तो रोल मॉडल की जिसको आपको देखकर लगता है कि इसके जैसा मैं बन सकूं, है ना। तो अगर मैं उसकी बात करूं तो मुझे प्रियंका गांधी जी बहुत बहुत प्रभावित करती हैं। लाइक भी करती है। हमने देखा चुनाव में आपकी बेटी को अपनी गोद में ले लिया था। जी। बहुत सारी उनकी बातें ऐसी हैं हाँ। कि कभी कभी मैं सोचती हूँ तो मुझे खुद विश्वास नहीं होता कि अच्छा, कि प्रियंका जी मेरी बेटी को संभाल रही थी मेरे चुनाव में आके। और जो उनकी गहराई है, क्योंकि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, जितना वो मुद्दों को फील करती हैं। एक मिनट पंकुड़ी जी, आपकी बेटी को प्रियंका जी ने अपनी गोद में खिलाया था, जी। तो उन्होंने क्या बातचीत की थी? प्रियंका जी जब मेरे चुनाव में आई थी 2022 में, तब मेरी बेटी 6 महीने की थी। ठीक है। तो मैं वही आपको बता रही थी, प्रियंका जी का जो स्वभाव है वो उनमें बड़ी गहराई है, लोगों को समझने की। तो जब वो मेरे चुनाव में आई तो उन्होंने मेरे से ये नहीं पूछा कि पंखुड़ी चुनाव कैसा चल रहा है क्या, उन्होंने मेरे से पूछा बेटी को कौन देख रहा है, तुम तो चुनाव लड़ रही हो। पर्सनली कनेक्ट करती हाँ, हैं। पर्सनल उनका जो कनेक्ट है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि अपने पार्टी के लोगों के साथ, कोई भी उनको मिल जाए, उनका ज़बरदस्त पर्सनल कनेक्ट है। तो उन्होंने मेरे से पूछा बेटी को कौन देख रहा है, तो मैंने कहा कि मेरी सास देख रही है। तो उस दिन को शाम को, वो पूरा दिन हमारे कैंपेन में थी, शाम को मेरी सास उनको मिली जब एक जब आप कार्यक्रम। चुनाव लड़ रही थी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जी। तब आपकी बेटी 6 महीने की थी। जी। तो जब मेरी सास आई वहाँ पे कार्यक्रम में, प्रियंका जी भी थी और बहुत सारी महिलाएं थी, मेरी सास भी वहाँ पर आई, तो मेरी बच्ची को लेकर आई थी। तो प्रियंका जी ने मुझे बोला कि पंखुड़ी, तुम्हें ना अपनी सास की रोज आरती उतारनी चाहिए। ये कहा? कि तुम यहाँ चुनाव लड़ रही हो और वो तुम्हारे बच्चे को संभाल रही है, तभी तुम लड़ पा रही हो। तो वो जो समझ है डायनामिक्स की, रिश्तों की। और एक और वाक्य है, जब वो मेरे चुनाव में आई थी तो हम लोग एक जगह चल के जा रहे थे, बहुत भीड़ थी, एक झुग्गी झोपड़ी का इलाका था। तो एक विकलांग व्यक्ति आया, जो ऐसे होते हैं ना जिनके हाथ पैर से दोनों काम नहीं कर, ऐसे घिसटते घिसटते वो आदमी आया और प्रियंका जी को एक पर्चा देने लगा। तो प्रियंका जी की जब सिक्योरिटी थोड़ा, क्योंकि एकदम कोई आ जाए बीच में तो वो लोगों को हटा रहे थे, प्रियंका जी ने कहा नहीं, इनको आने दो। तो वो व्यक्ति, उसने प्रियंका जी को एक पर्चा दिया कि मुझे ये चीज़ की ज़रूरत है, मेरी सरकार सुनती नहीं है, अपनी जो भी उसकी डिमांड थी। फिर उसको लोगों ने हटा दिया व्यक्ति को। तो जब वो हटा तो उसकी चप्पल रह गई। प्रियंका जी ने अपने हाथ से उसकी चप्पल उठाई। सॉरी, मैं थोड़ा इमोशनल फील कर रही हूँ क्योंकि वो दृश्य मेरी आंखों के सामने आ रहा है। और उसको जाकर चप्पल पहनाई।
मतलब आप सोचिए कि एक व्यक्ति फटे कपड़ों में, विकलांग, पता नहीं कितने दिनों से वो वहां सड़क पे घूम रहा होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं? वो प्रियंका गांधी जो देश के, जिसको अक्सर ये कहा जाता है कि राजघराने की राजकुमारी है। बताइए। राजघराना, जी 40 साल तक वे लोग प्राइम मिनिस्टर, या तो उनके जी परिवार के लोग, या तो वो चुनते रहे, या वो खुद बनते रहे। जी। बड़े डाउन टू अर्थ थे। जब भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी, अगर आपने तस्वीरें देखी होंगी, हम्म, लोग ऐसे आते रहते थे, राहुल जी कहीं से निकले, लोग चल के आ गए। कोई व्यक्ति फैक्ट्री से आ रहा है, उसके हाथ काले पड़े हुए हैं, उस पर कुछ जमा हुआ है, और वो आके राहुल जी से गले में हाथ डालता था। हम्म। आप कभी सोच सकते हैं कि कोई नरेंद्र मोदी के ऐसे हाथ डाल ले? आप और कोई भाजपा के नेता की कल्पना कर सकते? नहीं कर सकते। ये प्रियंका गांधी, राहुल गांधी है। मतलब उनका जो प्रेम है इस देश के लोगों के प्रति, आप जब तक देखेंगे नहीं, आप समझेंगे नहीं। जो उनके बारे में बनाया गया कि प्रधानमंत्री के परिवार के हैं, राजघराने के, आप उनकी पर्सनालिटी देखिए ना, उनका लोगों से व्यवहार देखिए, आप समझ जाएंगे। आपने वीडियो शायद एक देखी होगी, प्रियंका जी कहीं प्रचार कर रही थी देहात में, कहीं किसी ग्रामीण क्षेत्र में, और कुछ महिलाएं आती हैं खेत से, और वो अपना टिफिन खोल के अपना खाना प्रियंका जी के मुंह में डाल देती हैं। एक ये भी थे कि वो कहीं गई, वो किसी किसान में बातचीत कर रही थी, जी फिर फ़ोन से बात कराई, फिर वो घर आई, घर उन्हें खाने जी पे बुलाया गया, जी सोनिया जी के साथ उनकी मुलाकात कराई। जी। नहीं, बहुत, मतलब कितने सारे ऐसे इंसिडेंट हैं देखिए जहां इस पर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं हम दलित के घर जा रहे हैं, और अपनी बिस्लरी की बोतल लेकर जाते हैं, अपनी डिस्पोजेबल प्लेट लेके जाते हैं। योगी जी दलित के घर जाते हैं, अपना सोफा लेके जाते हैं, और उसके बाद जब वो जाते हैं वो सोफा हटा लिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जाते हैं दलित पिछड़ों के यहाँ, तो पहले उनको साबुन दिए जाते हैं कि नहा लेना साबुन से, फिर नेता आएंगे भाजपा के। मतलब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। प्रचार का दम है। मुझे लगता है कि आज के समय में ये इंसानियत, इसकी ज़रूरत है, इस संवेदनशीलता की, इस इंसानियत की, जो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो भावुक आप हो गई बातचीत के बीच में। वो कुछ दृश्य मेरे अपने सामने ऐसे देखे कि मैं याद करती हूँ तो आँख मुझे। में आपके पानी आ गया। गुड, अच्छे इंसान की पहचान होती है। तो ये बताइए, थोड़ा लाइट करते हैं माहौल जी को, क्योंकि आप थोड़ा इमोशनल हो गई हैं। जी। तो ये सियासत के अलावा कोई और भी आप में स्किल है? स्किल थी बचपन में, अब तो ज़्यादा बची नहीं है। क्या स्किल थी? मैं क्लासिकल डांसर रही हूँ। अरे वाह! मैंने कथक में ग्रेजुएशन लेवल तक मैंने एजुकेशन कथक मैंने सीखा है। 2-2 घराने का मैंने कथक सीखा है। हमारे घर में बहुत माहौल था इस तरह का, कला को लेकर। शास्त्रीय संगीत मैंने सीखा है। तो पढ़ने, इसलिए आपके भाई म्यूजिशियन हैं। जी, भाई भी मेरे म्यूजिशियन हैं। हमारे घर में उस तरह का हमेशा से माहौल रहा, लिटरेचर को लेके, पढ़ाई लिखाई का, आर्ट्स का। तो पढ़ने का मुझे बहुत शौक रहा है, किताबें पढ़ने का, अलग अलग तरह की, अलग अलग लोगों के बारे में। हालांकि अब जीवन जैसा हो गया है, क्योंकि घर में भी जिम्मेदारियां हैं, फिर राजनीतिक जिम्मेदारियां भी हैं, तो उतना नहीं हो पाता। समय नहीं मिल पा रहा। अब समय नहीं मिल पाता, लेकिन जब तक समय था तब तक मैं पढ़ती बहुत थी। ओके, और आपका पसंदीदा राइटर? अलग जीवन के अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग किन राइटर विषयों को रहे पढ़ना हैं। पसंद है आपको? मैंने, जब तक मैं स्कूल कॉलेज में थी, मैंने फिक्शन बहुत पढ़ा। फिक्शन? फिक्शन बहुत पढ़ा। ओके। मिस्ट्रीज पढ़ते थे। अमीश को पढ़ती थी आप? अमीश तो बहुत बाद में आए हैं। उनसे पहले इन फॉरेन ऑथर्स बहुत सारे पढ़े हैं। कॉमिक्स नहीं पढ़ी? वे जो भी, तो वो भी तो फिक्शन ही था कॉमिक्स का। हाँ, कॉमिक्स वगैरह भी पढ़ते थे बचपन में, सुपर कॉमिक्स भी कमांडो पढ़ते थे, ध्रुव, ये सब नागराज। चीज़ें भी, ये भी देखी हैं थोड़ी बहुत। और नॉन फिक्शन भी बहुत पढ़ा। बहुत सारी पुराने फ्रीडम फाइटर्स की स्पीचेस वगैरह पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता था। इतिहास के बारे में पढ़ना, रामचंद्र गुहा की किताबें, रोमिला थापर। तो भारत के इतिहास में मुझे हिस्ट्री में बहुत रुचि है बहुत आपकी? दिलचस्पी रही है। हिस्ट्री में बहुत रुचि है आपकी। और जैसे खेल कूद जैसा फ्रीडम था आपकी लाइफ में, जी, तो खेल कूद जैसा कुछ था? खेल कूद भी था। पेरेंट्स, क्योंकि बहुत उनका ये था कि बैलेंस होना चाहिए सब चीज़ों का।
आपने एक्स्ट्रा करिकुलर भी करना है, आपने पढ़ाई भी करनी है, आपने स्पोर्ट्स भी करना है, तो सभी मुझे लगता है सारे ही खेल मुझे सिखाने की उन्होंने कोशिश करी, हालांकि मेरी बहुत दिलचस्पी नहीं थी। बास्केटबॉल खेला मैंने थोड़ा बहुत, स्विमिंग मैं करती थी, आज भी करती हूँ। What? स्विमिंग का बचपन से मुझे शौक रहा है। तो लेकिन अब धीरे धीरे समय के साथ इतना समय इन सब चीज़ों को नहीं दे पाते हैं, तो अब कम हो गया है। अब आपका अधिकतर समय जो है वो फुल टाइम मॉम फुल टाइम कह सकते हैं आप, अभी प्रायोरिटी वो है। फुल टाइम फिलहाल मॉम कितने जी, साल की हो गई है बेटी? बेटी 4 साल की हो गई है। ओके, और क्या क्या वो सीख गई है? अब तो स्कूल जाती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, उसकी अपनी डिमांड्स रहती है कि मुझे ये चाहिए, मुझे हॉलीडे पे यहाँ जाना है, अपनी सारी बातें कि आज इस फ्रेंड ने ये कहा, उसके पास ये था तो मुझे भी ये चीज़ चाहिए, तो उस तरह की अब तो बहुत बातें करने अभी लगी 1 महीना तक विदेश में रह करके आई है। है। जी, कहाँ कहाँ गए थे आप? अभी गए थे यूनाइटेड स्टेट्स गए थे, कनाडा गए थे। तो अभी वो जब से आई है उसकी ज़िद है, वो वापस जाना चाहती है कि मुझे वहीं ले चलो, तो अब मुझे उसको रोज़ समझाना पड़ता है कि अब छुट्टी ख़त्म हो गई है, वो छुट्टियाँ थी, अब अगले साल छुट्टी आएगी तब जाओगी, तो रोज समझाना पड़ता है। रोज़ उसका कि वो नहीं, मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे तो हॉलीडे पे जाना है। हॉलीडे पर जाना है। वहाँ क्या किया इसने? बहुत सारी चीज़ें बच्चों के लिए, तो खैर बच्चों को अपने काम की चीज़ें मिल जाती हैं सभी जगह, तो इनको क्या मिला बच्ची को? कि जैसे डिज्नीलैंड वगैरह जाना, इस तरह की चीज़ें। तो और मेरे क्योंकि मेरा परिवार है, तो उसके कज़िन्स वगैरह भी थे वहाँ पे, तो उसको अपने सबसे ज़्यादा मज़ा तो अपने कज़िन्स के साथ घूमने फिरने में, इन सब चीज़ों में आया जी। और देखिए बच्चों का तो क्या है ना, जब तक स्कूल ना जा रहे हो तब तक सब अच्छा है, बस स्कूल ना जाना पड़े। चलिए, और पंखुड़ी जी, सियासत तो खेल कूद अलग चीज़ है, लेकिन एक बड़ा पसंदीदा सब्जेक्ट है, जी और वो ये है कि फिल्म जी भारत के में रचा बसा है, भारत के लोगों में। जी। तो आपके पसंदीदा हीरो हीरोइन पे बातचीत हम करना चाहते हैं। अच्छा पसंदीदा हीरो हीरोइन अब सही बताऊं कोई नहीं है। कभी कहा था कोई? जैसे बचपन में अलग अलग फेज होते थे कि कभी कोई अच्छा लग रहा है, कभी कोई अच्छा लग रहा है, लेकिन अब अब जो कहानी है, जो क्वालिटी है, थीम्स हैं, उन सब पे ज़्यादा फोकस रहता है कि किस तरह की चीज़ देखना पसंद है, हीरो हीरोइन पे बहुत फोकस नहीं रहता। एक्टर कौन पसंदीदा था? फिलहाल ऐसा कोई नहीं है कि कोई एक्टर बहुत पसंद है। अभी कोई रुचि भी नहीं है सभी आपकी? नहीं रुचि है, मैं बहुत चीज़ें देखती हूँ, मैं इंटरनेशनल सिनेमा बहुत देखती हूँ। ओके। मुझे अलग अलग देशों की मूवीज़ देखना, उनके शो देखना, उनके कल्चर को समझना, क्योंकि अब तो प्लेटफॉर्म्स हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म हैं। पहले भी देखती थी, पहले मुश्किल होता था, लेकिन अब मैं देखती हूँ कि कभी कुछ स्पेनिश में देखा, कभी कुछ और हिब्रू में देखा, कभी किसी पोर्चुगीज़ में देखा, मतलब अलग अलग लैंग्वेज की जो मूवीज़ शो होते हैं, डब्ड जो होते हैं, एक कल्चर का आइडिया लगता है दूसरे देश में लोगों की क्या कहानियाँ हैं, और वो सब तरह की चीज़ें मैं देखती हूँ। आप दुनिया की सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में लॉर्ड बेली के उस डायलॉग से इम्प्रेस हैं, इसमें लॉर्ड बेली कहते हैं नॉलेज इज पावर। बिल्कुल बिल्कुल। उसको और ओबामा भी देख। उसके बाद सर्सी लैनिस्टर कहती है नो पावर इज पावर। या वाओ, ग्रेट, इसी से पता चलता है कि तो इस बारे में मेरी और मेरे हस्बैंड की कई बार चर्चा होती है। मैं उनसे ये कहती हूँ कि नॉलेज इज पावर, वो कहते हैं नहीं, पावर इज पावर। पावर इज पावर। तो गुड, इससे पता चलता है कि आपको ठीक ठाक इंटरेस्ट है, नॉलेजफुल है मैं आप एक्चुअली लेडी। पढ़ती भी हूँ। ये सभी सीरीज, चाहे गेम ऑफ थ्रोन्स हो, चाहे हैरी पॉटर हो, मैंने जितनी देखी है मैंने पढ़ी भी है, तो इसीलिए डबल वो इनका मुझे ज़्यादा ध्यान भी रहता है जी। बहुत शानदार बातचीत हुई है हमारी पंखुड़ी पाठक जी से, और सबसे अच्छी बात यह है कि पंखुड़ी पाठक जो हैं वो अब भी निर्वरत सीखते रहना चाहती हैं, जानते रहना चाहती हैं। जब किसी में जो जिस भी फील्ड में है, उस फील्ड में उसे इतर भी लगातार जानने की इच्छा हो, तो ये बताता है कि उनका भविष्य उज्जवल है। नमस्कार, धन्यवाद।